स्टार्ट करते प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आता है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास इंडिपेंडेंट होता है और नॉन एडिटिव होता है। इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, पीएच, ईएमएफ, इनोट सेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक वाले जितने भी टर्म्स आ जाएंगे जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर वाले जितने भी टर्म्स आ जाएंगे जैसे मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो वो सब हो जाता है। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपका मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, और भी जो भी नॉर्मेलिटी वगैरह होता है, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो ये मास डिपेंडेंट होता है और एडिटिव होता है, जिसका एडिशन हो सकता है। जैसे आपका मास हो गया, एनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स, हीट कैपेसिटी, वर्क, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी। देखो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे ये सब याद हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा जितने भी होंगे वो सब तो आप इंटेंसिव में कॉमन सेंस से लिख सकते हो। तो देखो इसका ट्रिक है गिव हिम, ठीक है, गिव हिम, इसमें HEM करके लिख देना, गिव हिम। सो G से हो जाएगा गिव्स फ्री एनर्जी, I से हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, V से हो जाएगा वॉल्यूम, E से आपका एंथैल्पी, H से हो जाएगा हीट कैपेसिटी, E से हो जाएगा वही एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी एनर्जी, ये सब चीज़ें E से हो जाएंगी। और M से हो जाएगा मास, ठीक है, मास मोल ले लो, और एक वर्क है वो तो आप लोग याद रख लेना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का याद हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ तो अपने आप याद हो जाएगा। इसमें ये इनोट सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। चलो एक और चीज़ बताऊँ जैसे इसके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी कर लो तो आपका एक्सटेंसिव भी मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से मल्टीप्लाई करेंगे या एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, एक्सटेंसिव भी आने वाला है। बट यहाँ पे अगर एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दिया तो हमें इंटेंसिव मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई सा भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पकड़ लो, है ना, एनर्जी बाय मोल, तो ये आपका फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा, ऐसा होता है। और याद रखना देखो एक्सटेंसिव बाय इंटेंसिव वो फिर एक्सटेंसिव ही रहता है, ठीक है। कोई सा भी एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय इंटेंसिव वो एक्सटेंसिव ही रहेगा, इस चीज़ को याद रखना। सो ये सारी चीज़ें थी, इसको अच्छे से याद रखना तो आपका काम हो जाएगा। देखो दो फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। जो स्टेट फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ, ठीक है। जैसे कि आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, चेंज इन एंथैल्पी हो गया, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, चेंज इन एंट्रोपी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सब खैर याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाथ फंक्शन जो है वो कंप्लीट पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस से आप लोग पाथ फंक्शन को समझ सकते हो और डिस्प्लेसमेंट से स्टेट फंक्शन को समझ सकते हो। तो पाथ फंक्शन में सिर्फ दो ही आते हैं, वर्क और हीट, इन दोनों को याद कर लो। इसके अलावा जो भी है वो स्टेट फंक्शन में आ जाता है। और स्टेट फंक्शन का जो साइक्लिक प्रोसेस में और जीरो हो जाता है। तो ये था फंक्शंस के बारे में। नाउ हीट के बारे में देखें तो हीट को Q से डिनोट करते हैं। एब्जॉर्ब या प्रोवाइडेड हीट आपका प्लस होता है और रिलीज या लॉस हीट आपका नेगेटिव में होता है, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है, इन विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। नाउ QS, दो तरीके की हीट है, QS और QL। QS हम लोग सेंसिबल हीट को बोलते हैं। ये तब आता है जब आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि डेल्टा T आएगा गेम में, लेकिन स्टेट सेम होना चाहिए। यानी कि लिक्विड कोई 20 डिग्री टेम्परेचर पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो फिर सेम लिक्विड में 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फेज सेम है बट आपका जो टेम्परेचर है वो बदल रहा है, इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका MS डेल्टा T, ऐसा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। या इसको मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में लिखना है तो NC डेल्टा T। ये जो आपका C देख रहे हो ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी है। जब कैपिटल C लिखूंगा तो वो आपका सिंपल हीट कैपेसिटी होता है, और जब इस तरीके से C देखो आप तो फिर आपका मोलर हीट कैपेसिटी होता है, और S तो आपका सिंपल सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। ये तीनों चीज़ यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। जो हीट कैपेसिटी है वो C से डिनोट करते हैं, और Q इक्वल्स होता है C डेल्टा T। मोलर हीट कैपेसिटी को इस तरीके से स्मॉल c से डिनोट करते हैं, और Q इक्वल्स होता है NC डेल्टा T, ठीक है। इसको यदि C के टर्म्स में लिखा जाए तो कैपिटल C यानी कि हीट कैपेसिटी इक्वल्स N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी हो जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखा जाए तो Q इक्वल्स MS डेल्टा T, ठीक है। और C के टर्म्स में हीट कैपेसिटी इक्वल्स M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है। चलो ये था सेंसिबल हीट के बारे में। लेटेंट हीट के बारे में देखें तो लेटेंट हीट टेम्परेचर जब सेम रहेगा बट स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि 0 डिग्री आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है आपका, और ये यहाँ पे फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पे चेंज हो रहा है, यानी कि फेज चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, टेम्परेचर सेम रहा, तो वहाँ पे फिर लेटेंट हीट आता है। इसका फॉर्मूला होता है NL, और या कह सकते हैं NL, ज़्यादातर आपका ML ही यूज़ होता है, ठीक है। यूनिट देख लेना, यदि आपका लेटेंट हीट का यूनिट जूल पर ग्राम है तो फिर यहाँ मास आएगा, और फिर लेटेंट हीट का यूनिट अगर जूल पर मोल है तो यहाँ पे मोल कर देना, ठीक है। तो यूनिट के हिसाब से आप लोग देखना। कुछ आपको वैल्यूज़ बता दूँ तो S यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर होता है आपको 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, यहाँ पे सेल्सियस भी हो जाए तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसी को जूल में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है। इसको याद रखना, जो आपका 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी आपका 4.2 जूल के बराबर होता है, इस चीज़ को याद रख लेना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस की बात करें तो ये 2 जूल पर ग्राम केल्विन होता है, या इसे हाफ कैलोरी पर ग्राम केल्विन बोल सकते हैं। याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस इक्वल्स होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम,
ठीक है, स्टीम और आइस का बराबर ही होता है। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि आइस से वाटर पे जा रहा है, तो इसमें एल का वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, या इसे हम लोग 336 जूल पर ग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, यानी कि वाटर से जब स्टीम में जा रहा होगा, फेज चेंज हो रहा है, तब वहाँ पे एल का वैल्यू होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 540 ले सकते हैं, है ना, और जूल में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको, पर ज़्यादातर आपसे कैलोरी में ही पूछा जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट आप कैलोरी वैलोरी में निकाल लो, फिर बाद में उसको 1 कैलोरी इक्वल्स 4.2 जूल करके आप कन्वर्ट कर देना। लिख भी देता हूँ यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो 1 कैलोरी इक्वल्स वापस से लिख देता हूँ, 1 कैलोरी इक्वल्स 4.2 जूल होता है। इस तरीके से होगा ना। कुछ कन्वर्जन मैं आपको बता दूँ तो देखो, जैसे सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, फिर लिक्विड से गैस जाते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड जाने को बोलते हैं हम लोग फ्यूजन, लिक्विड से गैस जाने को बोलते हैं वेपराइजेशन, फिर गैस से लिक्विड आने को बोलते हैं कंडेंसेशन, और फिर लिक्विड से सॉलिड आने को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म से याद रखना। तो देखो, सॉलिड का टेम्परेचर कम होता है और गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। और सॉलिड से जब हम लोग गैस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा यानी कि उसके अंदर टेम्परेचर आया, कहाँ से आया, जब हम उसको हीट देंगे, यानी कि हीट दे रहे हैं जब हम लोग सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं। सॉलिड से गैस बनाने के लिए हीट देना पड़ता है, सो दैट्स वाई हीट देने को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो रहा है। और यदि गैस से सॉलिड की तरफ आ रहा है, तो यानी कि हीट हम लोग वहाँ से निकाल रहे हैं, देयरफॉर हीट मिल रहा है हमको, वो हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो सॉलिड से गैस जाएंगे तब वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, गैस से सॉलिड आएंगे तो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, सॉलिड से देखो गैस से यदि डायरेक्ट जाएंगे तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड आएंगे तो उसको बोलते हैं डेपोजिशन। तो ये था कुछ टर्म्स। नाउ आगे बढ़े वर्क पे, तो देखो वर्क का यहाँ पे साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा होता है। सो फिजिक्स में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा पी डेल्टा वी होता है, पर जो यहाँ पे केमिस्ट्री में वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी डेल्टा वी, है ना। तो इसी माइनस के कारण थोड़ा साइन कन्वेंशन उलट पुलट हो जाता है। जो वैसे केमिस्ट्री का मैं आपको बता दूं तो इसमें साइन कन्वेंशन होता है, वर्क डन बाय सिस्टम बोला जाए तो वो नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन सिस्टम बोला जाए तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव में कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन यानी कि जो वॉल्यूम फाइनल है वो कम हो जाएगा, कंप्रेशन यानी कि जैसे कंप्रेस हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई इनिशियल वॉल्यूम ग्रेटर, फाइनल वॉल्यूम लोअर, सो दैट्स व्हाई जो डेल्टा वी है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे डेल्टा वी को नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देयरफॉर वर्क आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और एक्सपेंशन में क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा, सो देयरफॉर डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, सो डेल्टा वी पॉजिटिव तो देयरफॉर वर्क आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ देखो वर्क का जो फॉर्मूला है वो तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है, जिससे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिख भी दिया है। सो इसको एक बार अच्छे तरीके से लिख देते हैं। यस, सो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल्स माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना पी वी इक्वल्स एन आर टी करके लिखते हैं ना, सो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं माइनस एन आर डेल्टा टी। ठीक है, और इसको एक तरीके से लिख सकते हैं माइनस एन जी आर टी के टर्म्स में, सॉरी माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या है, एन जी फॉर गैस। ठीक है, यानी कि चेंज इन मोल्स ऑफ गैस, इसका वैल्यू हो जाता है डेल्टा एन जी का वैल्यू एन पी माइनस एन आर, यानी कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कौन से मोल्स, सिर्फ गैसियस वाले मोल्स लेना, सॉलिड वॉलिड वाले मत ले लेना। और इसका फॉर्मूला होता है वर्क का एरिया अंडर पीवी कर्व, जैसे यहाँ पे देखो एरिया अंडर ये जो पीवी कर्व है ये आपका वर्क डन बताता है। याद रखना केमिस्ट्री में जब क्लॉकवाइज चल रहा हो तब उस केस में जो वर्क है वो पॉजिटिव होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, है ना, साइक्लिक वाला एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, तब उस केस में वर्क जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, केमिस्ट्री में ऐसा होता है। ठीक है, 1 कैलोरी जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 कैलोरी होता है यहाँ पे 4.2 जूल, है ना। और एक इंपॉर्टेंट यूनिट है 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम जो है वो 101.3 जूल या अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 100 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 लीटर एटीएम से कहीं भी आपको जूल में यूनिट कन्वर्जन करना होगा तो 100 जूल कर देना, और यदि ज़्यादा ऑप्शन क्लोज है तो इसका इस्तेमाल कर लेना 101.3। देखो आर का वैल्यू जनरली होता है 2 कैलोरी। ठीक है, कैलोरी में 2 हो जाएगा, जूल पर मोल केल्विन दिखा जाए तो ये 8.3 होता है, इसको अप्रोक्सीमेटली 25/3 लिख सकते हैं। और लीटर एटीएम पर मोल केल्विन लिखा जाए तो ये हो जाएगा 0.082। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 1/12 लिख सकते हैं। इस तरीके का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। एक और चीज़ होता है आपके पास 1 मीटर क्यूब कितना होता है, तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर, और 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर। ठीक है, इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, और सेंटीमीटर क्यूब वगैरह दिया हो तो इसके मदद से आप लोग उसका कन्वर्जन कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी वर्क के बारे में। नाउ इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें तो इसको यू से डिनोट करते हैं, और इंटरनल एनर्जी होता है पी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अगर वो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी काइनेटिक के ही बराबर हो गया। सो देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल्स डेल्टा के ही। और ये अगर मोनो एटॉमिक के बारे में देखें, मोनो एटॉमिक के बारे में, सो मोनो एटॉमिक के लिए हो जाएगा 3/2 RT। ठीक है, 3/2 RT हो जाएगा आपके पास डेल्टा यू का वैल्यू।
नाउ डेल्टा यू जीरो होगा किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। क्यों, क्योंकि डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, तो देयरफॉर यू फाइनल इक्वल्स यू इनिशियल हो जाएगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो क्योंकि जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे आ रहा है, तो देयरफॉर डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका, जैसे मैंने बताया था ना, जो भी स्टेट फंक्शन है वो साइक्लिक प्रोसेस में वो जीरो ही होता है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इस पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू होता है Q प्लस डब्ल्यू। Q हो जाएगा हीट, W हो जाएगा वर्क, और हमें यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर साइन के साथ देना है। जो भी मैंने आपको वर्क का साइन बताया था, हीट का साइन होता है, वो प्रॉपर साइन के साथ इसमें रखना है। U इक्वल्स K प्लस डब्ल्यू। देखो अब इसके कुछ ब्रेक डाउन करें, इसके कुछ केसेस आते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, सो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट देयरफॉर डेल्टा T जीरो हो जाएगा। डेल्टा T यदि जीरो है, सो देयरफॉर डेल्टा यू हमने क्या देखा था, डेल्टा यू इक्वल्स 3/2 R डेल्टा T। सो डेल्टा T यदि जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो डेल्टा T जीरो, सो डेल्टा यू भी आपका जीरो हो जाएगा, और डेल्टा यू जीरो तो देयरफॉर Q इक्वल्स माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ये आइसोथर्मल में होता है। और आइसोथर्मल में यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देयरफॉर PV इक्वल्स nRT। सो ये वाला कंप्लीट टर्म कांस्टेंट है, देयरफॉर PV कांस्टेंट हो जाएगा। और PV के बीच में यदि ग्राफ बना है तो ये हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। और इसी चीज़ को हम लोग बॉयल्स लॉ से भी जानते हैं, है ना, जब आपका PV कांस्टेंट होता है तो। नाउ नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देयरफॉर डेल्टा V जीरो होगा। डेल्टा V यदि जीरो है तो वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस P डेल्टा V, सो देयरफॉर उस केस में वर्क भी जीरो हो जाएगा। और यदि वर्क जीरो हो गया सो देयरफॉर डेल्टा U इक्वल्स Q के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे Q के पास V क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि Q एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को इस तरीके से Q भी करके लिखते हैं। और Q एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हमने देखा था ना Q का फॉर्मूला क्या था, वो सेंसिबल हीट में NCV डेल्टा T करके था ना कुछ, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे देखो Q इक्वल्स NC डेल्टा T देखा था ना हमने। सो वही चीज़ यहाँ पे भी है, Q एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा NCV डेल्टा T। ठीक है, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी ये है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है सो देयरफॉर आपका PV इक्वल्स nRT होता है। सो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, सो ये दोनों तो कांस्टेंट है, सो देयरफॉर P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। देयरफॉर P और T का ग्राफ अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है ना। इनिशियल पॉइंट पे हल्का डॉटेड होगा, फाइनली ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग गेल-उज़ेक लॉ से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो देयरफॉर डेल्टा P जीरो हो जाएगा। इसमें आपका डेल्टा U QP माइनस P डेल्टा V के बराबर हो जाएगा, है ना। डेल्टा U इक्वल्स Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं, माइनस और वर्क हो जाएगा P डेल्टा V। ठीक है, सो QP को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं U डेल्टा U, और ये उधर से जाएगा प्लस W, और यही चीज़ हो जाएगा हमारे पास डेल्टा H के बराबर। ठीक है, विच इज एंथैल्पी, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये QP क्या था, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डेल्टा H जो है वो QP के बराबर ही होता है, इस चीज़ को याद रख लेना, है ना। और डेल्टा U जो है वो आपका QV के बराबर होता है, इस चीज़ को याद रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ था, काम आएगा आपका। अब क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो देयरफॉर आपका वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस चीज़ को हम लोग चार्ल्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें आपका जो हीट है वही जीरो होता है, Q जीरो हो जाएगा, सो देयरफॉर आपका डेल्टा U वर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यदि एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में बात करें, क्वेश्चन आता है इससे, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें जो डेल्टा U है इसका वैल्यू हो जाता है NR डेल्टा T गामा माइनस 1। ठीक है, गामा क्या है आपके पास, जो देखो इसका इक्वेशन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, PV की पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, तो ये वाला गामा है यहाँ पे। ठीक है, तो डेल्टा U इक्वल्स NR डेल्टा T गामा माइनस 1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 बाय गामा माइनस 1। सो इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू ये हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि केमिस्ट्री में डेल्टा U इक्वल्स W है, सो देयरफॉर W का भी वैल्यू ये हो जाएगा। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में डेल्टा U इक्वल्स माइनस W हो जाता है, वहाँ पे थर्मोडायनामिक का इक्वेशन जो W में थोड़ा माइनस प्लस बदल जाता है ना, तो उस वजह से वहाँ पे डेल्टा U का वैल्यू माइनस W हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर कंडीशन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे केमिस्ट्री में डेल्टा U इक्वल्स W है, सो देयरफॉर W का भी वैल्यू ये हो जाता है। इससे बड़ा कंफ्यूजन आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ना देखो इसका इक्वेशन है PV की पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स कांस्टेंट। अब ये कैसे निकला, सिंपल सी बात है भाई, PV की पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट है ना, तो कुछ करो बस, यहाँ पे P जो है ना PV इक्वल्स NRT होता है। अब तुमको यहाँ पे P को रिप्लेस करना है, सो P इक्वल्स NRT बाई V कर दो। NR तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ, सो P प्रोपोर्शनल टू TV आ गया। सो यहाँ पे P के जगह TV करो और V की पावर गामा करो इक्वल्स कांस्टेंट, सो देयरफॉर यहाँ पे T का T रह जाएगा, और V की पावर यहाँ पे गामा है, गामा माइनस 1 इक्वल्स कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे V का वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, विच इज P 1 माइनस गामा T गामा इक्वल्स कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा यहाँ से। ना देखो ये ग्राफ तो बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में, PV का ग्राफ। देखो PV में जब आइसोबैरिक हो, आइसोबैरिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर वाले से आपका एकदम इधर बनेगा, स्ट्रेट बनेगा आपका। और यदि आपका आइसोकोरिक है यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो फिर वॉल्यूम के आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा वॉल्यूम वाले के।
ठीक है। सो आइसोबैरिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट सीधा ग्राफ बनेगा, और आइसोकोरिक यानी कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में बताऊं तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। आइसोथर्मल का थोड़ा ऊपर बनता है और एडियाबेटिक का नीचे बनता है, इस चीज़ पे याद रखना, क्योंकि एडियाबेटिक में गामा का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो एडियाबेटिक का ग्राफ थोड़ा स्टीपर बनता है यानी कि खड़ा बनता है, और आइसोथर्मल का थोड़ा सा उससे ऊपर की तरफ बनता है। चलो ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, है ना। हमने एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन देखा था, अभी हम लोग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन देखते हैं। इसमें वर्क का वैल्यू हो जाता है माइनस NRT/ln/V2/V1। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस NRT/ln/P1/P2। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म्स में V2/V1, प्रेशर के टर्म्स में P1/P2। और ln को यदि लॉग में कन्वर्ट करना है सो ln इक्वल्स 2.303 लॉग 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लॉग वॉग का यदि आपको कन्वर्जन देखना है, वैल्यू देखना है, तो मैंने आपको बेसिक मैथ में करवा दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो ln इक्वल्स जो आपका नेचुरल लॉग है वो हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर। चलो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में देखें तो इसमें वर्क का वैल्यू हो जाता है माइनस NRT1 - P2/P1। ये हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप लोग डायरेक्ट कर जाओगे। देखो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन ऑफ आयरन गैस हो रहा होता है इन वैक्यूम में। ठीक है, इसमें आपका चाहे पी एक्सटर्नल हो, वर्क हो, हीट हो, आपका इंथैल्पी चेंज हो, इंटरनल एनर्जी चेंज हो, सब जीरो के बराबर ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लें तो देखो ये मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी। सो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम आपका R के बराबर होता है फॉर 1 मोल। एक से ज़्यादा मोल हो तो फिर यहाँ पे NR आ जाएगा। ठीक है, तो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम R/m के बराबर होता है, नीचे m आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, और CV का वैल्यू हो जाता है आपका FR/2 के बराबर। ठीक है, और इसको इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग R/γ-1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि आपका गामा का वैल्यू होता है 1 + 2/f। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। गामा इक्वल्स 1 + 2/f, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं, है ना। और CP का वैल्यू हो जाएगा आपके पास यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर R + FR/2। देखो CP का वैल्यू क्या होता है, CP का वैल्यू हो जाएगा R + CV और CV का वैल्यू है FR/2, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। और इसी को यदि इक्वेट करोगे R को तो यहाँ पे हो जाएगा गामा R/γ-1। बस इक्वेट करोगे तो आपका सब कुछ निकल जाएगा। जो फॉर्मूला है बस यही यार, वही एलसीएम लेना है, वही सब आ जाएगा। और CP/CV याद रखना, CP/CV होता है गामा के बराबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको याद रख लेना। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से डिनोट करते हैं, जो F है इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ये मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है, डायटोमिक के लिए 5 होता है, ट्राइटोमिक लीनियर के लिए 5 होता है, और पॉलीएटॉमिक या ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए 6 होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट था। नाउ नेक्स्ट है इंथैल्पी, इसको H से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। H ये QP के बराबर ही होता है। H डेल्टा H इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा H इक्वल्स हो जाएगा डेल्टा U + P डेल्टा B। ठीक है, डेल्टा U + P डेल्टा B हो जाएगा। और डेल्टा H को QP से डिनोट करते हैं, डेल्टा B को QB से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे P डेल्टा B लिख दो, या इसके जगह NR डेल्टा D लिख दो, या इसके जगह डेल्टा NG/RT लिख दो। देखो डेल्टा NG यदि 0 है यानी कि ये वाला कंप्लीट टर्म्स 0 हो जाएगा, सो देयरफॉर डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा NG ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा U। और डेल्टा NG स्मॉलर देन 1, है ना, स्मॉलर देन 1 बोल दो, या स्मॉलर देन यहाँ पे 0 बोल दो। यहाँ पे मैं इसको 0 लिख देता हूँ, स्मॉलर देन 0 हो गया, सो देयरफॉर डेल्टा H स्मॉलर देन डेल्टा U हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसा होगा यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ना देखो डेल्टा H यदि नेगेटिव में हुआ, ठीक है, डेल्टा H यानी नेगेटिव में हुआ तो देयरफॉर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखा रहा है, यानी कि हीट रिलीज हो रहा है। और डेल्टा H यदि पॉजिटिव में हुआ देयरफॉर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को दिखा रहा है, यानी कि हीट इसमें दिया गया है। ठीक है, याद रखना है, जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी आपका कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता है, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस या एब्सेंस इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था इंथैल्पी के बारे में। ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बात करें, हमें यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस देखना है। स्पॉन्टेनियस होता है फिजिबल यानी कि जो हो सकता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस होता है नॉन फिजिबल यानी कि जो नहीं हो सकता अपने आप। सो स्पॉन्टेनियस फिजिबल प्रोसेस, इसमें आपका डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, और डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है। दोनों का भी हम लोग देखने वाले हैं। और जो स्पॉन्टेनिटी है वो डिपेंड करता है मैक्सिमम रैंडमनेस, जितना ज़्यादा रैंडमनेस उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है वो, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने का कोशिश करेगा और अपना एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, सो ये होता है स्पॉन्टेनिटी का डिपेंडेंसी। और देखो नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि नॉन फिजिबल रिएक्शन होगा, इसमें डेल्टा एस यानी एंट्रोपी नेगेटिव होगा और गिव्स फ्री एनर्जी आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी इसमें पॉजिटिव होता है और एंट्रोपी नेगेटिव होता है। इस चीज़ को याद रखना है। चलिए वापस बता देता हूँ आपको, जो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा जी पॉजिटिव, ये हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब हम लोग देख रहे हैं एंट्रोपी के बारे में। सो एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, रैंडमनेस को मेजर करता है, ये डिसऑर्डर को मेजर करता है। जो एंट्रोपी है वो प्रोपोर्शनल होता है रैंडमनेस और टेम्परेचर के बराबर। दैट्स वाई जो आपका गैस का एंट्रोपी है वो लिक्विड से ज़्यादा होता है और उसका फिर सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक है, गैस का एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होता है। देखो एंट्रोपी ऑफ बॉइल्ड एग ज़्यादा होगा एंट्रोपी ऑफ रॉ एग से,
एंट्रोपी ऑफ कर्ड दही का ज़्यादा होता है एंट्रोपी ऑफ मिल्क से, एंट्रोपी ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस ज़्यादा होगा हार्ड सब्सटेंस से, और रबर को यदि स्ट्रेच करेंगे तो फिर उसका एंट्रोपी घटते जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। और देखो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस रिवर्सिबल का क्यू रिवर्सिबल बाय टी, या इसको डेल्टा एच बाय टी लिख सकते हैं। और डेल्टा एस का ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सो देखो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये था आपके पास वॉल्यूम के टर्म्स में। और यदि प्रेशर के टर्म्स में देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। देखो टी टू बाई टी वन तो दोनों में वैसा ही है, वॉल्यूम के टर्म्स में सी वी हो जाएगा, प्रेशर के टर्म्स में सी पी हो जाएगा। बाद वाला जो है दैट इज एन आर एल एन पी वन बाई पी टू हो जाएगा, इसमें उसमें वी टू बाई वी वन था, इसमें पी वन बाई पी टू हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये था आपके पास डेल्टा एस का दोनों फॉर्मूला। अब देखो आइसोथर्मल दिया था यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये वाला कंप्लीट टर्म जी हो जाएगा, देन डेल्टा एस इक्वल्स ये हो जाएगा, ठीक है। आइसोकोरिक बोला जाए तो ये वाला कंप्लीट कांस्टेंट है, खत्म। सो देयरफॉर डेल्टा एस इक्वल्स ये बराबर हो जाएगा, सिंपल सा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो फॉर्मूला याद कर लो, जो भी आपके पास कंडीशन आ जाए आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। आइसोबैरिक में आपके पास ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, फिर ये बचेगा, ऐसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा एस का दोनों फॉर्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकते हैं। सेकंड लॉ की बात करें तो ये कहता है कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं या डेल्टा एस टोटल, वो ग्रेटर होता है जीरो से। नाउ थर्ड लॉ की बात करें तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि जीरो केल्विन, जो आपका एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो जीरो के बराबर होता है, और एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड भी जीरो के बराबर होता है, ठीक है। कब? जब आपके पास जीरो केल्विन हो रहा हो, है ना। और क्या? और आपका जो एस है यानी कि एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी, वो हो जाएगा एन सी पी एल एन टी के बराबर। ये थर्ड लॉ से हमें पता चलता है। ना हम लोग देख लेते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, इसको जी से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल सा फॉर्मूला, याद कर लो, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। अब देखो इसमें से कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। यदि देखो डेल्टा एच आपका नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तब क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। सो देयरफॉर नेगेटिव नेगेटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा, चाहे टेम्परेचर कुछ भी रख लो, ठीक है। सो ये स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है। मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस नेगेटिव होगा और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, और इक्विलिब्रियम में डेल्टा एस और डेल्टा जी दोनों जीरो के बराबर होता है, ठीक है। सो जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, ठीक है, तब आपका स्पॉन्टेनियस होता है एट ऑल टेम्परेचर। पर जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, याद रखना आप, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि डेल्टा एस पॉजिटिव चाहिए, तो देखो डेल्टा एस से उतना मत रिलेट करना, आप रिलेट करना इससे, जी वाले से आप रिलेट करना, ठीक है। जी यदि नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, जी यदि पॉजिटिव हो तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, इससे रिलेट करना आपका काम हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के हमें जी को देखना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। सो पहले केस में तो ये हमेशा ऑलवेज नेगेटिव आएगा, सो देयरफॉर स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर होगा। दूसरे केस में देखा जाए तो डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। सो देयरफॉर ये वाला टर्म यदि कम हो और ये वाला टर्म ज़्यादा हो तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है। सो देयरफॉर इस वाले टर्म को कम कैसे किया जा सकता है? टेम्परेचर को कम करके, यानी कि इस केस में ये स्पॉन्टेनियसी को अटेन कर लेगा एट लो टेम्परेचर पे, ठीक है, जब आपका दोनों नेगेटिव हो। और यदि डेल्टा एच पॉजिटिव हो, ठीक है, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव और ये आगे नेगेटिव है, तो ये कंप्लीट नेगेटिव हो गया। तो यदि ये ज़्यादा हुआ तो उस केस में फिर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो फिर इस केस में स्पॉन्टेनियसी को अटेंड कर लेगा, देयरफॉर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। और यदि ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, ठीक है, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, यानी कि किसी भी केस में फिर डेल्टा जी को नेगेटिव बनाया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस केस में ये हमेशा ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। तो ये चारों केस थे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनते हैं इससे। चलो कुछ और बताता हूँ आपको, जैसे ये डेल्टा जी नोट क्या होता है? ये होता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट के बराबर, ठीक है। बस इसी में जो स्टैंडर्ड वाला टर्म्स है उसी को ऐड कर दिया गया। और क्या? और डेल्टा जी का वैल्यू होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ये जो क्यू सी है ये आपका है रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है, सो देयरफॉर डेल्टा जी जीरो, सो डेल्टा जी नोट के बराबर हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के सी। के सी क्या? आपका क्यू सी एट इक्विलिब्रियम को हम लोग के सी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये था रिएक्शन कांस्टेंट, ये कभी भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट के सी जो है ये सिर्फ हम लोग इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा जी नोट का दो फॉर्मूला आ गया, है ना, डेल्टा जी नोट इक्वल्स डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, और एक फॉर्मूला आ गया एट इक्विलिब्रियम माइनस आर टी एल एन क्यू सी, ठीक है। आर टी एल एन क्यू सी को हम लोग यहाँ पे के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, के सी को के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। सो एल एन के इक्विवेलेंट हो जाएगा इस आर टी को यहाँ पे नीचे भेज दो सबका, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस नोट बाय आर माइनस डेल्टा एच नोट बाय आर टी, ठीक है। और यदि इसी को यदि हम लोग आगे फर्दर कैलकुलेट करें
दो के टर्म्स में, है ना, यानी कि इसमें कोई ln k1 माइनस ln k2 इस तरीके से कर दें तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा ln k2 बाई k1। ये एक्चुअली क्या है, ln k2 बाई k1 को हम लोग ln k2 माइनस ln k1 करके भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एच नॉट बाई आर ब्रैकेट 1 माइनस T1 माइनस 1 बाई T1, ठीक है, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 इस तरीके से करके लिख सकते हो। वापस बताता हूँ आपको, शायद कुछ गलत बता दिया है। सो ln k2 बाई k1 को लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट बाई आर ब्रैकेट 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और ln k2 बाई k1 को ऐसे लिखा जा सकता है ln k2 माइनस ln k1 तो मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट था, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। और जैसे ln को यदि लॉग में कन्वर्ट करना हुआ, सो नेचुरल लॉग तो आपको पता ही है 2.3 आपके पास लॉग बेस 10 ये हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स खत्म, अब थर्मोकेमिस्ट्री पे आते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री ईजी है और उतना ज़्यादा अब के टाइम में तो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। से हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग से डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, डेल्टा एच पूछा जा सकता है, ठीक है। ज़्यादातर आपसे डेल्टा एच ही पूछा जाता है, ठीक है। सो देखो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एस, डेल्टा एच क्या होता है, ये आपके पास हो जाएगा जैसे डेल्टा जी बोल दिया, सो सम ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी आपके डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट है माइनस रिएक्टेंट कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। सिमिलरली एंट्रोपी में भी वही करना है और एंथैल्पी में भी वही करना है, सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एक्सेप्ट कंबशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। इसमें डेल्टा एच का फॉर्मूला सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा। बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, सिर्फ कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। याद रखना जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम लोग लेंगे कहीं पर भी वो यूनिट मोल प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। यूनिट मोल यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, यूनिट मोल प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है। जो आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी लेते हैं क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। एक्सेप्ट कंबशन एंड बॉन्ड, यहाँ पे भी आपका एक्सेप्शन आ जाता है कंबशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी में। इसमें आपका यूनिट मोल रिएक्टेंट के लिए हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। बाकी कोई भी आपका फॉर्मेशन एंथैल्पी वगैरह हो या कोई भी हो उसमें यूनिट मोल प्रोडक्ट के लिए लेते हैं। और यदि यूनिट मोल में नहीं दिया हुआ हो, इफ नॉट गिवन इन 1 मोल देन मेक देम, उसको बनाना पड़ेगा 1 मोल में बाय डिवाइडिंग सुटेबल फैक्टर ऑन बोथ। जैसे मान लो आपके 4 मोल दिया हुआ है इधर, फिर उधर है 3 मोल, हमको इसको 1 मोल में कन्वर्ट करना है, तो नीचे 4 और इधर भी 4 से करेंगे तो 1/3/4 इस तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा, 1 मोल में बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये रिएक्टेंट का मैंने बना दिया, एक्चुअली प्रोडक्ट का बनता है, से 3/4 से 3 बनना है तो इसको 3 से करो, इसको 3 से करो, सो 4/3 ये 1 हो गया। सो बाकी सब में 1 करना, प्रोडक्ट में आपको ये करना है 1 बनाना है और कंबशन और बॉन्ड में रिएक्टेंट में 1 बनाना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा। अभी हम लोग जब इसका एग्जांपल देख रहे होंगे कंबशन बॉन्ड का, तब वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में भी बता दूंगा। चलिए और आगे बढ़े हैं तो देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस जैसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का मैं आपको बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक में हमने देखा था कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है, सो देयरफॉर यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है, एच पी यानी कि एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट, वो नेगेटिव होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है ना। अब इसको नेगेटिव लाना है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मुझे नेगेटिव में लाना है, यानी कि प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे कम होना चाहिए और रिएक्टेंट ज़्यादा होना चाहिए। सो देयरफॉर रिएक्टेंट यहाँ पे ज़्यादा है ना, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट यहाँ पे कम है, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, रिएक्टेंट ऊपर आ रहा है। एंडोथर्मिक क्या आता है, एंडोथर्मिक में एच पी माइनस एच आर पॉजिटिव होता है, देयरफॉर एच पी ज़्यादा है, एच आर कम है। देखो यहाँ पे एच पी ज़्यादा है इसमें और एच आर यहाँ पे कम है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको बता सकते हैं। ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको ग्राफ का ही बता दिया। देखो लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में जैसे देखो ए से यदि बी जा रहे हैं और डेल्टा एच हमारे पास एक्स है, तो वहाँ पे यदि बी से ए जाएंगे तो डेल्टा एच माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एच अभी एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, इसको सबसे पहले यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि एन से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, सो एन से डिवाइड करने पे क्या होगा, वहाँ पे भी हमें एन से डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करने पे डिवाइड कर दो, और पलटा रहे तो माइनस कर दो। तो ये था बेसिक लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। एक हेस लॉ होता है, जैसे हम लोग जा रहे हैं ए से डी पे, तो हमारे पास डेल्टा H1 लग रहा है, इस रास्ते से गए डेल्टा H1 लगा, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, और यहाँ पे ए से बी जाने पे डेल्टा H2 लगा, बी से सी जाने पे डेल्टा H3 लगा और सी से डी जाने पे डेल्टा H4 लगा। सो देयरफॉर जो डेल्टा H1 है ये तीनों के सम के बराबर हो जाता है, ये बताता है हेस लॉ। देखो डेल्टा H1 इक्वल्स H2 H3 प्लस H4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग उसको यहाँ से कर सकते हो, जैसे आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, तो फिर आप लोग हेस लॉ का इस्तेमाल करके उसको कर सकते हो। चलो अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट एंथैल्पीज, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम लोग डेल्टा एच एफ नोट से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा एच एफ नोट जो है फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट वो 0 होता है, ठीक है। जैसे आपका यदि ब्रोमीन बोल दिया जाए इन लिक्विड, ब्रोमीन इन लिक्विड स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो उसके केस में डेल्टा एच एफ नोट जो है, डेल्टा एच एफ नोट फिर वहाँ पे वो 0 हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में। जैसे आपका कार्बन ग्रेफाइट में, ठीक है, कार्बन
ग्रेफाइट में फिर आपको वहाँ पे 0 हो जाता है। जो भी स्टैंडर्ड स्टेट में है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जैसे डेल्टा HF नॉट है, ये हो जाता वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के बराबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और डेल्टा HF नॉट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। चलो अगर एग्जांपल देखें तो देखो, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है, H2 गैस में है प्लस हाफ O2 गैस में है, इससे बना H2O, ठीक है। इसमें आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकलेगा, जो भी होगा यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कितना में है, प्रोडक्ट में आपका 1 मोल बना है। यहाँ पे यदि 2 मोल होता तो फिर इसको 2 और 2 से डिवाइड करके फिर यहाँ पे इसको यूनिट मोल में निकालते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसको निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है, जैसे 2 ग्रेफाइट है प्लस 3 H2 गैस है, इससे बना 1 C2H6, ठीक है। यानी कि C2H6 क्या होगी, इथेन हो गया, है ना। और देखो यहाँ पे ग्रेफाइट का तो खैर 0 ही हो जाएगा, तो डेल्टा HF नॉट ऑफ ये यानी कि इथेन क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। तो जितना प्रोडक्ट होगा और जितना रिएक्टेंट होगा उसको कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये था फॉर्मेशन एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन देखें तो इसको डेल्टा HC नोट करते हैं, ठीक है। और ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, याद रखना। कंबशन एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि हमेशा ये नेगेटिव होगा, डेल्टा H नेगेटिव होगा। फॉर्मेशन तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता था। इसमें क्या होता है, इसमें आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, देखो रिएक्टेंट माइनस इसमें प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसमें कैलोरीफिक वैल्यू होता है जिसका यूनिट जूल पर ग्राम होता है, वो होता है आपके पास डेल्टा H कंबशन बाय मोलर मास के बराबर, ठीक है। और इसका एक भी एग्जांपल देखें तो देखो 1 C4H10, C4H10 क्या हो गया, आपका ब्यूटेन हो गया, प्लस 13/2 O2 से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। इसमें देखो रिएक्टेंट में 1 मोल लिया गया है, ठीक है। तो कंबशन ऑफ C4H10 ये हो रहा है, तो इसमें आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसमें 1 मोल को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे रिएक्टेंट, क्योंकि कंबशन है। चलो नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। जैसे आपका सॉलिड से लिक्विड जा रहा है 1 मोल में, तो इसको बोलते हैं डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैस जा रहा है, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड से गैस हो रहा है तो फिर डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन। ये सभी आपका एंडोथर्मिक होता है, यानी कि इसमें हीट देना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। नाउ हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी देखें, जैसे कि यहाँ पे आपका ए है, इससे आपका बॉन्ड बना, बॉन्ड टूट भी सकता है, बॉन्ड बन भी सकता है, याद रखना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक होता है, उसमें बॉन्ड देना पड़ता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है ना, वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, उसमें एनर्जी मिलता है। इस चीज़ को याद रखना ना, आपको मदद मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें क्या था, इसमें बॉन्ड टूट रहा है, उसमें बॉन्ड बन रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एक्सोथर्मिक। इसमें बॉन्ड A2 बॉन्ड AA में टूट रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है, वो आपका एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी ओनली अप्लाई फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट के लिए अप्लाई होगा, इस चीज़ को याद रखना। और इसमें भी आपका देखो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, याद रखना मेरे भाई। कभी कभी आपसे कंफ्यूजन भी करा सकता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है बॉन्ड एंथैल्पी के लिए, एक्चुअली वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के लिए था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए आपके पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है, ठीक है। और देखो एक चीज़ है कि जैसे एक बॉन्ड तोड़ने में x जूल लग रहा है, जैसे यहाँ पे CH बॉन्ड है, इसको तोड़ने में x एनर्जी लग रहा है, x जूल लगा, तो 4 सेम बॉन्ड यानी कि 4 CH बॉन्ड को तोड़ने में फिर 4x लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यदि आपसे 1 का दिया हुआ है, आपसे ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में दिया जाएगा कि CH को तोड़ने में x लग रहा है, तो फिर आपको वहाँ पे जो CH4 के मॉलिक्यूल को तोड़ने में कितना लग जाएगा, 4x लग जाएगा। तो उस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। ये डिफरेंट होता है डिफरेंट कंपाउंड के लिए ऑब्वियसली। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे 1 मोल ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में, यानी कि एटमाइजेशन कर रहे हैं उसका। जैसे कि यहाँ पे CH4 है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं C+4 हाइड्रोजन में, यानी कि कंप्लीट एटम्स में इसको तोड़ ताड़ दिए, ठीक है। सो इसका एटमाइजेशन कितना हो जाएगा, 4 इंटू एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, क्योंकि इसमें भी तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना भाई, CH बॉन्ड को तोड़ा ही तो हमने, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी लिखा गया। देखो एक चीज़ होता है, जैसे ब्रोमीन आपका लिक्विड में है और उसको हमको गैसेस में कन्वर्ट करना है, सो इसमें फिर आपका एटमाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगा, ठीक है। जैसे लिक्विड से गैस में जाना है तो एटमाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट तो हम लोग इसको गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते लिक्विड को, सबसे पहले हम लोग को लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 में, ठीक है। फेज चेंज करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो हमको, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ हो रहा है ना, जैसे लिक्विड से हम लोग गैस में भी जा रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है, सो 2 चीज़ हो रहा है यहाँ पे। सो 2 चीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग को वेपराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि लिक्विड से गैस में गए 2 ब्रोमीन में, अब उसके बाद यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएशन लगाएंगे तो फिर इससे 2 ब्रोमीन इंडिविजुअल एटम्स मिल जाएगा, यानी कि आइसोलेटेड गैसेस एटम, अलग अलग गैसेस एटम मिल जाएगा हमको यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से एटमाइजेशन एंथैल्पी का काम आता है ना। नाउ नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी कि हीट रिलीज्ड व्हेन एसिड बेस न्यूट्रलाइज, एसिड बेस जब न्यूट्रलाइज होता है, यहाँ पे हीट रिलीज होता है, देयरफॉर ये एक्सोथर्मिक होगा। देखो कांस्टेंट वैल्यू होता है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यदि जा रहा है मिक्स हो रहा है तो फिर कांस्टेंट वैल्यू होता है वहाँ पे इसका, तो उस केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं -57.3 किलो जूल। यदि जूल में दिया हुआ हो किलो जूल में,
तो उसको -57.3 लिखेंगे, किलो कैलोरी में दिया हो तो -13.7 किलो कैलोरी लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है। देखो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, देखो ये तो कांस्टेंट था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। और यदि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिला है, वीक एसिड वीक बेस मिला है, तो उस केस में क्या होगा, जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो लेस होगा इन मैग्नीट्यूड, इन सबसे लेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ही तो सबसे ज़्यादा होता है ना, और उसके बाद जो भी कर दे, कोई भी एक टर्म को वीक कर दे, तो इससे मैग्नीट्यूड वाइज लेस होगा। ठीक है, साइन तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज इससे लेस होगा, याद रखना इस बात को। क्यों, ये असर्शन में आपसे पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज लेस होगा, रीजन हो जाएगा आपके पास, एट सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी यूटिलाइज या एब्जॉर्ब फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वीकर पार्ट, वीकर पार्ट का आयोनाइजेशन करने में कुछ पार्ट एनर्जी लग जाएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड उसका लेस होगा। ठीक है, इस बात का याद रखना। और इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एब्जॉर्ब्ड माइनस इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला। ठीक है, सो जो ऑब्जर्व माइनस ये कर दो, आपका जो आयोनाइजेशन करने में कितना एनर्जी लगा, जैसा कि मैंने आपको बताया वो चीज निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट है लेटिस एंथैल्पी। ये क्या होता है, ये फॉर आयोनिक सॉलिड होता है, व्हेन आयोनिक सॉलिड डिसोशिएट हो जाएगा गैसेस एटम में, ऑलवेज ये एंडोथर्मिक होता है और सेम बॉन्ड डिसोसिएशन जैसा ही होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और लेटिस एंथैल्पी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड हेवर साइकिल से। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी चेंज व्हेन गैसियस आयन अंडरगो हाइड्रेशन, जब हाइड्रेशन होता है, जैसे कि आपका गैस है ये आपका एक्वस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रेशन हो गया, और ये एक्सोथर्मिक होता है ऑलवेज, इस चीज को याद रखना। डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन बात करें तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल इज डिसॉल्व इनटू इट्स सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में चला जाए, जैसे NaCN सॉलिड में है और Na यहाँ पे Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन होगा। लेकिन क्या ये डायरेक्ट थोड़ी जाएगा, सबसे पहले इसका लेटिस होगा, यानी कि लेटिस टूटेगा। लेटिस मैंने आपको बताया शायद, NaCN सॉलिड है तो ये टूटेगा पहले Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस में। ठीक है, तो देयरफॉर NaCN सॉलिड है, ये लेटिस एंथैल्पी देगा, टूटेगा गैस, Na का गैस Cl का गैस में। उसके बाद फिर ये हाइड्रेशन में जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था गैस को हाइड्रेशन एंथैल्पी देते हैं तो फिर वो एक्वस बनता है, तो हाइड्रेशन ले जाके ये बन जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे H सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, या हाइड्रेशन प्लस लेटिस दोनों के बराबर हो जाएगा, वही हेस लॉ, समझ गया ना। तो ये था H सॉल्यूशन। लास्ट है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी, ये ड्यू टू रेजोनेंस होता है, इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज देयरफॉर एनर्जी रिलीज हो रहा है, देयरफॉर एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ पे डेल्टा एच रेजोनेंस, रेजोनेंस का एंथैल्पी हो जाएगा डेल्टा एच कैलकुलेटेड माइनस डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड, जितने कैलकुलेट हुआ माइनस जितना ऑब्जर्व, तो ये था आपका रेजोनेंस एनर्जी। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर समझ में आ गया होगा और थर्मोकेमिस्ट्री भी समझ में आ गया होगा और एंथैल्पीज भी समझ में आ गए होंगे। एंथैल्पी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वापस बता देता हूँ, नीट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आपके टेस्ट वेस्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला याद रखना, थर्मो केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट था, और जो ये चीज़ बताया ये इंपॉर्टेंट था, और जितने भी मैंने आपको फॉर्मूलाज में जो इंपॉर्टेंट बताए वो सभी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहला है सिग्मा इन पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल है। सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड, पाई यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है, यदि आपको कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा हो तो इसमें याद रखना एक इसमें सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। ठीक है, ये कहानी है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इसमें हमसे टोटल सिग्मा और टोटल पाई पूछा गया। तो सिग्मा के लिए देखो यदि बेंजीन इस तरीके से बना दिया गया हो ना तुम्हारे पास, तो यहाँ पे देखना, इसको गोले को सबसे पहले तो इस तरीके से लिख दो, गोले को इस तरीके से लिख दो, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाना बिल्कुल मत भूलना, तभी यहाँ पे इस कार्बन का 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होगा। समझ में, ये तो बेसिक था, आप लोग को पता होगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पाई बॉन्ड है। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी काफ़ी सिंपल है। ये देखो ये इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में देखते हैं। खैर यहाँ पे तो हमें सिर्फ sp sp2 sp3 इसमें दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो यदि टोटल इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, या आप लोगों को पता भी होगा फिर भी बता देता हूँ, कार्बन पे जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसके हिसाब से ही आप लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना। जैसे यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, और 4 वैलेंसी इसका सेटिस्फाई हो रहा है, सो यहाँ पे इसका हो जाएगा sp3। ठीक है, देखो 3 p में जा रहा है और 1 s में जा रहा है, तो टोटल 4 हो गई गया ना यहाँ से, इस तरीके से। और यदि कार्बन पे ऐसा हो, कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो इस तरफ और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो, तो टोटल 3 हुए, 1 4 हो गया। तो इस पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड इसमें 1 2 और 3 हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा तो एक पाई बॉन्ड है ना, सो यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, और यदि कार्बन पे इधर 3 बॉन्ड है उधर 1 बॉन्ड हो, तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हुए, सिग्मा बॉन्ड इसमें 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। समझ में आ गया किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ईजी है। आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें पता होंगी। सो देखो इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा,
इसका तो सिंपल था sp3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्वियसली sp3 हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड है तो sp2, सिमिलरली इसमें भी sp2। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, सिमिलरली इसमें भी sp, और इसमें चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। समझ में आया क्या कहानी हाइब्रिडेशन का। और नेक्स्ट है डिग्री। ठीक है, डिग्री जो है इसका हाइब्रिडेशन से कोई लेना नहीं है, सबसे पहली बात तो इसको याद रखना। डिग्री हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन का, हाइड्रोजन, एल्कोहल और अमीन्स का। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस कार्बन से जितने ही कार्बन कनेक्टेड होंगे वही इस कार्बन का डिग्री बताएगा। जैसे इस कार्बन से 1, 2, 3 और 4 कार्बन कनेक्टेड है, देयरफॉर इस कार्बन का डिग्री हो जाएगा 4। ठीक है, इस वाले कार्बन का डिग्री कितना होगा, इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन कनेक्टेड है, सो 1 कार्बन कनेक्टेड है तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली इसका भी डिग्री 1 हो जाएगा। इस कार्बन से 1 और 2 कार्बन कनेक्टेड है, देयरफॉर इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 3 कार्बन कनेक्टेड है, देयरफॉर 3 कार्बन कनेक्टेड है तो इसका 3 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया क्या कहानी है। नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोजन का डिग्री। हाइड्रोजन का डिग्री डिग्री ऑफ अटैच्ड कार्बन के बराबर ही होता है। जैसे इसी से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस हाइड्रोजन का कितना डिग्री होगा, इस हाइड्रोजन का डिग्री इस कार्बन वाले के डिग्री के बराबर ही होगा। सो इस कार्बन का डिग्री यदि 1 डिग्री है तो इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन का डिग्री भी 1 डिग्री होगा। इस कार्बन का डिग्री कितना होगा, इस कार्बन का डिग्री इससे कनेक्टेड कार्बन की डिग्री के बराबर, विच इज 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इस हाइड्रोजन का डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो कि उसके कार्बन का कनेक्टेड कार्बन का डिग्री है। सो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, सो देखो यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 9, 3, 12, 3, 15, टोटल 15 है यहाँ पे। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। 3 डिग्री 1 है और 4 डिग्री तो नहीं हो सकता। 4 डिग्री ऑब्वियसली 4 कार्बन पे 4 डिग्री हाइड्रोजन कैसे हो सकता है, यदि कार्बन 4 डिग्री होगा यानी कि उसमें 4 कार्बन कनेक्टेड है, दैट मींस एक भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं होगा। सो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखना। नाउ एल्कोहल का बात करें तो डिग्री ऑफ अटैच्ड कार्बन, ठीक है, ये भी अटैच्ड कार्बन पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला जो OH ग्रुप है, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही इस OH का भी डिग्री होगा। जैसा कि हाइड्रोजन में हमने देखा था, हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का जो डिग्री है वही हाइड्रोजन का डिग्री है। सिमिलरली OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का जो डिग्री है वही इस OH का भी डिग्री होगा। ठीक है, सो ये जो OH है ये इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है, देयरफॉर इसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 2 से कनेक्टेड है, सो देयरफॉर इसका डिग्री 2 होगा। सिमिलरली OH का भी डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड इस OH का डिग्री यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि इसका ये जो कार्बन है 3 कार्बन से कनेक्टेड है। समझ में आ गया। सो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, इसको कह सकते हैं 2 डिग्री एंड इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे देखो, ये जो OH है ये इस जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 2 से कनेक्टेड है, देयरफॉर ये 2 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। समझ में आ गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट है अमीन्स। अमीन्स का अलग है, अमीन्स में नंबर ऑफ अटैच्ड ग्रुप के बराबर ही होता है, यानी कि इसमें हमें इस नाइट्रोजन का डिग्री देखना है। इस नाइट्रोजन से जितने ग्रुप आपके अटैच्ड है वही इसका ये हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे नाइट्रोजन का गेम चलता है। ठीक है, इसको याद रखना, यहाँ पे नाइट्रोजन का गेम चलता है। सो इस नाइट्रोजन से एक यहाँ पे ग्रुप कनेक्टेड है, सो ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 2 ग्रुप कनेक्टेड है तो यहाँ पे 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 1, 2, 3 ग्रुप कनेक्टेड है तो देयरफॉर ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। और इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 4 कनेक्टेड है तो ये 4 डिग्री अमीन, जिसको क्वाटरनरी सॉल्ट भी बोलते हैं, ये क्वाटरनरी अमीन्स भी बोलते हैं। अब देखो नाइट्रोजन जो है ये नॉर्मली 3 वैलेंसी शो कर सकता है, बट एक प्लस चार्ज, फॉर्मल चार्ज अपने ऊपर ली गई है, 4 भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पे डायग्राम बना है, सो नाइट्रोजन R और R ग्रुप का कनेक्टेड है तो एक लोन पेयर होगा। सो ये लोन पेयर यदि किसी को दे दे, ठीक है, एक R ग्रुप को लोन पेयर यदि दे दे, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा यहाँ से, सो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी यहाँ पे बना सकता है। समझ में आ गया, अपना एक लोन पेयर को देके। ठीक है, सो इसको हम लोग 4 डिग्री अमीन बोल सकते हैं। सो ये कहानी है नाइट्रोजन का, समझ में आ गया। नाइट्रोजन से जितने ग्रुप अटैच्ड है वही उसका डिग्री होगा। एल्कोहल, हाइड्रोजन, कार्बन का समझ में आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो देखो इसमें ओपन चेन और क्लोज चेन देखना है हमको। ओपन चेन को एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं और एलिफेटिक भी बोलते हैं, एंड क्लोज चेन को साइक्लिक बोलते हैं ऑब्वियसली। सो जो एलिसाइक्लिक यानी ओपन चेन है ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड में अल्कीन आ जाएगा सिंपल सा, और अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले, यानी कि अल्कीन और अल्काइन। इसका फॉर्मूला आपको पता है, वही कह दो ना +2 और कह दो ना -2। समझ में आ गया। यानी कि अल्कीन का CnH2n +2, अल्कीन का CnH2n एंड अल्काइन का CnH2n -2। समझ में आ गया। क्लोज चेन का बात करें तो इसमें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक देखने को मिलता है। होमोसाइक्लिक जिसमें एक ही तरीके के हमें कंपाउंड मिलेंगे, और हेट्रोसाइक्लिक यानी कि अलग अलग हमें मिल सकता है यहाँ पे, अलग अलग एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे देखो होमोसाइक्लिक में एक ही तरीके का है, और हेट्रोसाइक्लिक में यहाँ पे कार्बन के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर भी देखने को मिल सकता है। अब देखो होमोसाइक्लिक में एक एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होता है। ठीक है, एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एटलीस्ट 1 एटम ऑफ रिंग शुड बी sp3। ठीक है,
रिंग यदि बन रहा है तो उसका एटलीस्ट एक एटम sp3 होना चाहिए। और एरोमेटिक क्या होता है, ऑल एटम ऑफ रिंग शुड बी sp2 या sp3, ठीक है, इस सॉरी sp2 या sp, इसमें कोई एरोमेटिक में sp3 जैसा केस हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो देखो एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक ये देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, हमने देखा था ना होमोसाइक्लिक में एली एरोमेटिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक में एली और एरोमेटिक होता है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एलिसाइक्लिक का होमोसाइक्लिक देख रहे हैं, तो इसमें एक ही तरीके के हमें देखने को मिलेंगे जितने भी एलिमेंट होंगे, इसमें सब कार्बन 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 है, इसमें भी सब कार्बन कार्बन है, और इसमें एटलीस्ट यहाँ क्या बोला गया है, एटलीस्ट वन रिंग शुड बी sp3। सो बेसिकली देखो ये sp3 है, ये भी sp3, यहाँ पे भी sp3 और ये sp3 आ गया, एटलीस्ट वन एटम ऑफ रिंग, एक एटम ऑफ रिंग sp3 होना चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक में भी देखो ये sp3 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 है, और यहाँ पे एक कार्बन के अलावा एक अलग कंपाउंड भी है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है। एरोमेटिक में ऑल एटम ऑफ रिंग शुड बी sp3 sp2 या sp होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें देखो कोई भी यहाँ पे इसमें sp3 देखने को नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। होमोसाइक्लिक में सब सेम जैसा होगा, जैसे बेंजीन हो गया ये, ठीक है। फिनॉल में यानी कि बेंजीन के ऊपर OH लगा दो। देखो ऊपर वाला अगर अलग एलिमेंट है तो उसमें ये मत कंसिडर करना कि हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। रिंग के अंदर यदि दो एलिमेंट आ जाएं तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, यदि सेम एलिमेंट आ रहा है तो फिर वो होमोसाइक्लिक कहलाएगा। देखो इसमें रिंग के अंदर सभी कार्बन ही है, सो ये होमोसाइक्लिक है, और बेंजीन के ऊपर OH लगता है तो इसको फिनॉल बोलते हैं। अब देखो बेंजीन के ऊपर यदि NH3 लगा देंगे तो इसको बोलेंगे एनिलीन। नाउ देखो ये एक 7 मेंबर का कंपाउंड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ठीक है। इसके ऊपर यदि O लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोन, ठीक है, ये ट्रोपोन होता है, समझ में आ गया। और देखो ये है नेप्थलीन का स्ट्रक्चर आप लोग बनाना जानते हैं, दो बेंजीन को आपस में जोड़ दो, इस तरीके से बनता है आपका होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में कोई और भी कंपाउंड होगा कार्बन के अलावा उसमें, ठीक है, जैसे कि ये देखो ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। पायरिडीन का स्ट्रक्चर, ये जितने भी स्ट्रक्चर इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। पायरिडीन का स्ट्रक्चर सिंपल सा है, 6 कार्बन बना दो, यहाँ पे बस एक नाइट्रोजन लगा दो और सिंपल सा यहाँ पे बॉन्ड बनाते चलो, ठीक है। कुछ इस तरीके का बनाना है आपको, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ये बन गया आपका पायरिडीन का स्ट्रक्चर। ना फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, सिंपल सा इस तरीके से बना सकते हो आप लोग, ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है फ्यूरॉन का, ठीक, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे बना, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको बस मैंने इस तरीके से लिखा हुआ था। और ये थायोफिन का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फ्यूरॉन जैसा ही होता है, बस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे S लगा दो, ठीक है, ये थायोफिन हो जाएगा। नो मेलामाइन का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया हुआ भी था NCERT में शायद कहीं पे। सो मेलामाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे 6 कार्बन का सबसे पहले बना लो, फिर नाइट्रोजन लगाओ, बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, बस 3 बॉन्ड यहाँ से खींच के NH3 और NH3 यहाँ से लगा दो, सिंपल सा है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और पायरोल सिंपल बस फ्यूरॉन जैसा ही स्ट्रक्चर बना दो और वहाँ पे बस NH लगा दो, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये पायरिडीन, फ्यूरॉन, थायोफिन, पायरोल, मेलामाइन, इनका स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना। और नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका इस्तेमाल जनरली आइसोमेरिज्म में किया जाता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म में इसका हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DO का, कार्बन +1 माइनस H + X - N डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, X आपका हाइड्रोजन है और N नाइट्रोजन है, ठीक है। और बेसिकली DO होता है यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। जैसे कि इसका यदि देखा जाए सो बिना फॉर्मूला के भी यदि इसको हम लोग निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, इसका DO हो जाएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालो, सो 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड है, सो 6 और 1 और 2 रिंग है 2, सो यहाँ पे 8 इसका DO हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड यदि देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है C8H5FClBrIn, इसका DO निकालना है। सो सिंपल है, कार्बन +1 करो, सो 8 + 1 माइनस H कितना है, H है 5 प्लस X कितना है, X है 1 2 3 4, तो 4 और N है -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर यहाँ से 5 इसका DO आ रहा होगा, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज, यस, इनमें सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट एंड फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप। डिफर क्या होता है इसमें, डिफरेंट होता है इसमें CH2 यूनिट का डिफर होता है एंड 14 मॉलिक्यूलर वेट। ऑब्वियसली CH2 यूनिट यानी कि 12 + 2, तो 14 मॉलिक्यूलर वेट का इसका डिफरेंस होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे CnH2n + 2O, ये एक फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला। ये कॉमन फॉर्मूला हम लोग एल्कोहल और ईथर दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो एल्कोहल के लिए यदि हम लोग होमोलोगस सीरीज देखें तो ये होता है जैसे CH3OH एंड CH3CH2OH, ऐसे यदि आगे जाते जाएंगे तो ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल रहेगा, ठीक है। याद रखना इसके लिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहेगा और फंक्शनल ग्रुप तो ऑब्वियसली इसका एल्कोहल ही रहता है, ठीक है। इसमें CH2 ऐड करते जाएंगे और 14 मॉलिक्यूलर वेट ऐड करते जाएंगे, इसका होमोलोगस सीरीज चलेगा। सिमिलरली ईथर में भी है, जैसे यहाँ पे CH3OCH3 है, डाईमिथाइल ईथर है, उसके बाद यहाँ से CH2 घुसा दे, चलो ये इसका ईथर का होमोलोगस सीरीज बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी था इसका। और नेक्स्ट है नेमिंग ऑर्डर। नेमिंग ऑर्डर, सबसे पहले नेमिंग हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स आगे लगता है और सफिक्स पीछे लगता है, इसको पहले तो याद रखना।
सो 2 डिग्री पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट नेम एंड पोजीशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है उसका पोजीशन और उसका नेम लिखेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि नेचर ऑफ पीसीसी, ठीक है, यानी कि प्राइमरी पेरेंट कार्बन चेन है, चाहे वो ओपन है या साइक्लिक है। यदि ओपन है तो कोई उसके लिए प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है, साइक्लिक है तो साइक्लो लिखते हैं, ठीक है। वर्ड रूट जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, ये सब, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग। 1 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री सफिक्स यानी कि पीछे सैचुरेशन को बताता है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, प्रोपेन, मीथेन। डबल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर यहाँ पे हम लोग आइन लिखते हैं। पर डबल प्लस डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड यदि आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर में तो उसको हम लोग डाइइन करके लिखते हैं, और यदि 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे तो उसको फिर हम लोग डाइन करके लिखते हैं, ठीक है, डाइन। और 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स सबसे लास्ट में जो लिखेंगे जैसे ओइक एसिड, ठीक है, अल, ऑल, ये सारी चीजें। सो देखो रूल्स ऑफ आईयूपीएसी सबसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ पीसीसी यानी कि पेरेंट कार्बन चेन। तो देखो सबसे पहले इसमें हम लोग प्रायोरिटी देते हैं वो चेन को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन विच कंटेन फंक्शनल, मतलब फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा आ रहा हो। सो देखो ये एक चेन है, ये एक चेन हो सकता है और ये एक चेन हो सकता है, तो इन दोनों में से किसको कंटेन करेंगे। देखो यदि हम लोग इस चेन को लेते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहा है यहाँ पे कार्बन, लेकिन यदि इसको लेते हैं 1 2 3 4 5 तो इसमें 5 ही आ रहा है। बावजूद हम लोग इसको देंगे क्योंकि इसमें 2 OH आते हैं यानी कि ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कार्बन भी था और एक फंक्शनल ग्रुप अल्कीन भी था, फिर भी हम लोग इसको लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, फंक्शनल ग्रुप हमने चेक कर लिया, उसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीपल बॉन्ड पे, ठीक है। यदि फंक्शनल ग्रुप से आंसर जा रहा है तो उसी से देंगे, यदि इससे आंसर नहीं जा रहा तो फिर मल्टीपल बॉन्ड पे आएंगे, जिस लाइन पे जिस पीसीसी पे हमारा ज़्यादा ये मल्टीपल बॉन्ड होगा। यदि इस चेन को सेलेक्ट करते हैं तो इस पर तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इस पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, फिर भी इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। यदि ये दोनों से भी आंसर ना आ रहा है फिर देखेंगे किस में ज़्यादा कार्बन आ रहा है। इसके बाद लास्ट में आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि किस चेन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। यदि हम लोग इसको लेते हैं तो इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 थे, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन ही है। लेकिन यदि इसको लें तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, 1 और 2 बनेंगे। लेकिन यदि हम लोग इसको ले रहे हैं तो इसमें 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। सो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है नंबरिंग ऑफ पीसीसी। नंबरिंग कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिनिमम नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को सबसे मिनिमम नंबर देना है, जैसे कि यहाँ पे OH है, इसको सबसे कम से कम नंबर देना है। सो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मिनिमम नंबर टू द मल्टीपल बॉन्ड। मिनिमम नंबर हम लोग को मल्टीपल बॉन्ड में देना रहता है, तो इधर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो इसको मिनिमम नंबर हम लोग को देना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि इसको इस तरीके से बनाते हैं। एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं और यहाँ पे एक बॉन्ड दे देते हैं। सो ऐसा मत करना कि यहाँ से स्टार्ट करना 1 2 3 4। यदि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हो सो पूरा डबल बॉन्ड को कवर करना है, समझे, पूरा डबल बॉन्ड को इसको कवर करते चलना है, ठीक है। सो 1 2 इधर का भी मत आना क्योंकि भाई डबल बॉन्ड को तुमने छोड़ दिया ना। सो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हो तो कंप्लीट डबल बॉन्ड को कवर करना, और एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड को यहाँ से पूरा कवर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिनिमम नंबर देना है हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग फिर नंबरिंग करो। देन अगर सब कुछ कोइंसाइड हो जाए देन फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना, ठीक है। सो इस तरीके से इसका प्रायोरिटी ऑर्डर चलता है, इसको याद रखना। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, देन फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन B से चालू होता है और क्लोरीन C से चालू होता है। सो ब्रोमीन को हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इधर से भी डबल बॉन्ड कोलाइड कर रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड कोलाइड कर रहा है, और 3 नंबर पे चाहे इधर से करो OH आ रहा है। समझ में आ गया। सो यहाँ पे फिर ले देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बचता है। नेक्स्ट है रूल 3, क्या कहता है, इफ 2 और मोर सेम मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट देन यूज डाई टाई टेट्रा बिफोर 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स से पहले हम लोग को डाई टाई टेट्रा लगाना है, एंड यूज A बिफोर डाई टाई टेट्रा, ठीक है। डाई टाई टेट्रा के पहले A लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH2 CH2 है, तो नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए ब्यूट 1,3 डाइइन। 2 आ रहा है, 2 यदि डबल बॉन्ड आ रहा है तो डाइइन चालू करेंगे। सो हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, ब्यूट 1,3 डाइइन लिखते हैं, लेकिन डाई के पहले यहाँ पे A लगाना है। सो कहाँ पे A लगाएंगे, यहाँ पे ब्यूटा 1,3 डाइइन हो जाएगा, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। सिमिलरली इसमें यहाँ पे डाई आइन हो जाएगा एंड ब्यूटा 1,3 डाई आइन हो जाएगा, ठीक है। रूल 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कंफ्यूजन होता है कभी कभी इसमें, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेटिंग सेम नंबर,
डबल बॉन्ड को भी एक नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को भी यदि एक नंबर मिले तो फिर वहाँ पे डबल बॉन्ड का ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे नेमिंग का गेम आ जाता है। इन डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है। इन और आइन में इन ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब इन अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इन को ज़्यादा प्रायोरिटी यानी कि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे देखो इधर एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से करते तो एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आता, तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी हमने दिया, ठीक है। लेकिन यदि एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इधर से, और इधर से करे तो एक और दो नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सो ऑब्वियसली एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा, सीधी सी बात है। देखो सेम पे यदि कोलाइड करे तब डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, बाकी अलग अलग हो तो ऑब्वियसली जो नज़दीक में आ जाए उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। ये कहानी है। जैसे कि इसका देखो, इसमें क्या है कि यहाँ से इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5, सो पेंट 1 इन, ठीक है, 1 इन एंड 4 आइन होगा, ठीक है, पेंट 1 इन 4 आइन होगा। लेकिन याद रखना यहाँ से जो इन में लास्ट का ई आता है ना, इसको ड्रॉप कर देना, इसको काट देना यहाँ से। अब जैसे इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 है, सो पेंट सबसे पहले हम लोग ई आता है अल्फाबेटिकली तो इन करेंगे, सो 3 इन एंड देन 1 आइन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी ई आ रहा था, उसको हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से होगा हमारे पास रूल 3 एंड रूल 4। समझ में आया क्या कहानी है। नाउ फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, RX अल्काइल हैलाइड ऑब्वियसली, ROH अल्कोहल होता है, ROR ईथर होता है, RFH, ठीक है, ये आपका थायो अल्कोहल होता है, एंड RSR होता है थायो ईथर, ठीक है। एस आ जाता है आपके पास थायो आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास अल्डिहाइड CHO ग्रुप वाला, ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड हो जाता है कीटोन, ठीक है। और COH वाला ग्रुप हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड OR यदि कर देंगे तो ये हो जाएगा ईस्टर, ठीक है, याद रखना ईस्टर अलग है, ईथर अलग है, ठीक है। और ये एनहाइड्राइड यानी कि C डबल बॉन्ड O के आगे फिर से वो C डबल बॉन्ड O कर दो, फिर इधर RH जो लगाना लगा, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा COX एसिड हलाइड, ये तो ऑब्वियसली नाइट्रो ग्रुप हो जाता है NO2, ये बेसिकली NO2 ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप है। और ये नाइट्रोजो ग्रुप हो जाता है N डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और ये C ट्रिपल बॉन्ड N ये साइनाइड हो जाता है, और N ट्रिपल बॉन्ड C ये आइसोसाइनाइड होता है, याद रखना। C के साथ यदि ट्रिपल बॉन्ड N हो, ठीक है, और इधर R हो तो साइनाइड होगा, और N के साथ यदि R हो तो ये वाला आइसोसाइनाइड होगा, ठीक है। ये कहानी है। और ये वाला C डबल बॉन्ड NH2 ये तो 1 डिग्री अमाइड होता है, ठीक है। ये बेसिकली C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड को बोलते हैं, और यहाँ पे N से एक कार्बन कनेक्टेड है इसलिए 1 डिग्री अमाइड, यहाँ से N से एक कार्बन 2 कार्बन कनेक्टेड है 2 डिग्री अमाइड, यहाँ से N से 1 2 3 कार्बन कनेक्टेड है 3 डिग्री अमाइड। और ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसी तरीके से 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। सो एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल के लिए वो सेम फंक्शनल ग्रुप है, बट 1 to 3 डिग्री अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एंड एक चीज और, अल्कोहल एंड फिनोल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल अलग होता है ऑब्वियसली, अल्कोहल में ROH होता है, और फिनोल में तो बेंजीन आ जाता है, देन उसके ऊपर OH आता है, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो फिनोल, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। और एक चीज आता है असल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये तो सिंपल सा है कि RSO3H, ठीक है, यही होता है आपका ये, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे S पे R लगाओ, OH लगाओ, डबल बॉन्ड हो काम पसंद, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का यदि प्योरिटी देखें तो उसका प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्योरिटी हम लोग एसिड को देते हैं, उसके बाद एसिड डेरिवेटिव को देते हैं, देन ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, फिर सिंगल बॉन्ड वाले। तो देखो एसिड के लिए क्या होता है, एसिड के में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड है, सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का प्योरिटी होता है, देन सल्फोनिक एसिड का होता है। उसके बाद जो एसिड डेरिवेटिव है जैसे कि कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ईस्टर ये वाला, एसिड हलाइड ये, और अमाइड ये सभी आपके एसिड के ही डेरिवेटिव है, ठीक है, एसिड के ही ये सभी एसिड के ग्रुप है ना, तो एसिड के डेरिवेटिव है। उसका ट्रिपल बॉन्ड वाले से साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर डबल बॉन्ड वाले एल्डिहाइड और कीटोन, फिर उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर, सॉरी अल्कोहल फिनोल और थायोल्स, ठीक है, इसको याद रखना है, अल्कोहल फिनोल थायोल, देन उसके बाद आता है अमीन। ये जनरल आपका प्योरिटी टेबल होता है। स्ट्रक्चर आपको पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COH इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए प्रीफिक्स, यदि प्रीफिक्स के जैसा इसको यूज़ करते हैं तो कार्बोक्सी लिखेंगे, यानी कि यदि आगे लगा रहे हैं तो कार्बोक्सी, और यदि पीछे लगा रहे हैं तो फिर ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और देखो यदि मतलब ये सफिक्स स्टार क्या है, यदि डायरेक्टली अटैच्ड हो ग्रुप तो वहाँ पे जो भी उसका नाम होता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वही लिख सकते हैं। ये याद करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट ये दोनों तो याद होना चाहिए। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला जो अटैच करते हैं होता है SO3H, प्रीफिक्स लगाओगे तो सल्फो, सफिक्स सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का ये फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O देन C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, बट सफिक्स इसका होता है ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक ईस्टर, ईस्टर यदि लगाओगे तो सफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल एंड सफिक्स होता है O8। सफिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रीफिक्स खैर उतना ज़्यादातर IUPAC में काम आता नहीं है। एसिड हलाइड का बात करें कुछ इस तरीके का होता है, इसके लिए सफिक्स होता है ऑयल हलाइड और प्रीफिक्स होता है हेलो कार्बोनिल। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे हेलो होगा जैसे क्लोरो, आइडो, ब्रोमो, ये सब। ठीक है, अमाइड्स के लिए फॉर्मूला जानते हो C डबल बॉन्ड NH2, प्रीफिक्स होता है कार्बामाइल और सफिक्स होता है ऑब्वियसली अमाइड। साइनाइड, साइनाइड का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, प्रीफिक्स होता है इसका साइनो आगे लगाओगे तो, और सफिक्स होता है इसका नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड N ट्रिपल बॉन्ड C, प्रीफिक्स होता है आइसोसाइनो एंड सफिक्स होता है इसका आइसोनाइट्राइल। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए CHO होता है ग्रुप इसका, प्रीफिक्स होता है ऑक्सो या फॉर्माइल। ठीक है, ऑक्सो लगाना ज़्यादातर, और इसका सफिक्स होता है अल। ठीक है, कीटोन का जो स्ट्रक्चर जानते हो, कीटोन का प्रीफिक्स भी होता है ऑक्सो या कीटो और सफिक्स होता है ऑब्वियसली ऑन। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन। एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। ठीक है, ये अल है, एल्डिहाइड का होता है अल और एल्कोहल का होता है ऑल। सिमिलरली फिनोल का भी ऑल ही होता है सफिक्स और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। ठीक है, सो एल्कोहल और फिनोल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, बट इसका जो ये है क्या बोलते हैं, सो प्रीफिक्स एंड सफिक्स ये दोनों सेम ही होता है। थायोल्स का बात करें तो SH, इसके लिए थायोल इस्तेमाल करते हैं हैज अ सफिक्स। अमीन्स का अमीनो और अमीन, अमीनो जब प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे और अमीन जब सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। समझिए क्या कहानी है इसका प्रियोरिटी टेबल का, तो इसको अच्छे से याद रखना ना। अब हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल कैसे लिखना है। सो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे एल्कोहल का, अल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हलाइड, साइनाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड, देन अमीन एंड सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एंड इपोक्साइड एंड ईथर। ठीक है, ये सभी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, हमने देखा था, इसके लिए ऑल इस्तेमाल करते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है ग्रुप, तो यहाँ पे किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से यदि बना हुआ है, सो यदि इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो पेरेंट कार्बन चेन तो यही है, पर नंबरिंग हम लोग को यहाँ पे किधर से करना पड़ेगा, नंबरिंग यहाँ से जहाँ से करना पड़ेगा जहाँ से कम सब्स्टिट्यूएंट हो। सो इसमें यहाँ से 1 पे ब्रोमीन आ रहा है और इसमें इधर से करेंगे तो 1 पे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ से हमें नंबरिंग चालू करना पड़ेगा। सो इसका नाम हो जाएगा ऑब्वियसली 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमीन है, 5 पे क्लोरीन है, 5 क्लोरो, 4 पे आपका मिथ, एंड ऑब्वियसली जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो तो ओल ही रहेगा। 6 कार्बन है तो हेक्सेन 3 ओल। समझ में आ गया, इस तरीके से करना है। और देखो यार मैं सब कुछ इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग नोट से आराम से देख सकते हो, पर हाँ मैं कुछ मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, 3 OH लगा हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, इसी का नाम होता है ग्लिसरॉल। और 2 OH यदि वाला ग्रुप मिल जाए तो इसको बोलते हैं इथेन 1 2 डायोल, ऑब्वियसली 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। सिमिलरली इसको भी कर सकते हो। अल्डिहाइड का बात करें तो इसमें CHO ग्रुप लगता है, इसके लिए अल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये वाला देखते हैं। तो इसमें इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 5 पे ब्रोमीन हो जाएगा और देन 6 है तो हेक्स, दूसरे नंबर पे इन है तो 2 इन, 1 6 डाइअल। ठीक है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डाइअल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप हम लोग लिख सकते हैं। और इधर से हमने क्यों नंबरिंग किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को लेस नंबर मिल रहा है, तो इधर से इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब भी आप लोग देख सकते हो। कीटोन के लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 कार्बन है तो 5 पेंट हो जाएगा ऑब्वियसली। सो 5 नंबर पे ब्रोमीन है तो 5 ब्रोमो पेंट, 3 इन एंड 2 ऑन, दूसरे नंबर पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, उसी तरीके से बाकी भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर पे एसिड है तो यहाँ पे हम लोग ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमीन है, 3 क्लोरो, 3 पे क्लोरीन है, पेंट 5 है, 3 इन 3 पे आपका ये है डबल बॉन्ड, उससे 3 इन देन ओइक एसिड। ठीक है, देखो जितने भी यहाँ पे मैं आपको कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप लोग काम करो, एक बार पॉज करना, पॉज करके इसको प्रैक्टिस करना, और उसके बाद यहाँ पे आंसर तो आपके पास लिखा हुआ ही है। ठीक है, यदि आप लोग चाहो तो ऐसा कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ आता है यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें इस तरीके से फॉर्मूला बना दो, CH2N करो और इधर वही OH लगा दो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, C डबल बॉन्ड COH, और इधर भी COH लगा दो, बस यही काम करना है। अब N जितना होगा उस पर डिपेंड करेगा इसका जो क्या नाम होने वाला है। N को यहाँ पे यदि 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, तो देखो इसका एक ट्रिक होता है ओम्स गैप्स। ठीक है, ओम्स गैप्स। सो 0 रखोगे तो O यानी ऑक्जेलिक एसिड, 1 रखोगे इसको तो मेलिक एसिड, 2 रखोगे तो S सक्सेनिक एसिड, 3 रखोगे तो फिर G यानी कि ग्लूटारिक एसिड, 4 रखोगे तो फिर एडिपिक एसिड, 5 पे फेनिक एसिड एंड 6 पे आपका अस्यूबेरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 0 रख दिया है,
यानी कि दो आपस में कनेक्टेड है, N=0 है। इसका आईपीएसी नेम भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 1 2, सो इथीन 1,2 डाइओइक एसिड आईपीएसी नेम है। और इसका यदि इस तरीके से नेम लिखा जाए कॉमन नेम, ठीक है, एक्चुअली कॉमन नेम है, तो ये हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया बात। नाउ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड में ये वाला ग्रुप लगता है, हैलाइड ग्रुप आपको पता ही है। इसके लिए हम लोग ऑयल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये ग्रुप है, यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे डाइमिथाइल आ रहा है, 5 कार्बन है इसमें, तो पेंटेन लिखेंगे। देन उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, वही अपना एसिड हैलाइड वाला, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑयल, सो पेंटोइन लिखेंगे और जो भी हैलाइड है उसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, ब्रोमीन होता है तो फिर यहाँ पे ब्रोमाइड लिखते हैं। इस तरीके से होता है इसका। नाउ नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड के लिए हम लोग नाइट्राइल इस्तेमाल करते हैं सफिक्स। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो पेंट, चौथे नंबर पे इन है तो 4 इन 1 नाइट्राइल। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था। इसके लिए ओइक एनहाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से कैसे इसको इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें आपको यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ देना है। ठीक है, जो भी आपका छोटा वाला हो ना उसको यहाँ से तोड़ दो। ठीक है, अब देखो इधर कितने हैं, इसमें आपको क्या करना है, जो छोटा वाला है उसको सबसे पहले लिखो और बड़े वाले को बाद में लिखना। सो छोटा वाला में कितने कार्बन है, तो 1 और 2 कार्बन है। सो इथेनोइक। बड़े में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक। सो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इस तरीके से सिंपल से इसका आप लोग नाम यहाँ पे लिख सकते हो। और नेक्स्ट है ईस्टर। ईस्टर का ग्रुप आपको पता है, वही RC डबल बॉन्ड OR, इसके लिए OH इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, सो ईस्टर में यहाँ से चालू करेंगे हम लोग, इस कार्बन से चालू करेंगे। ठीक है, इससे 1 2 मत कर देना। ठीक है, यहाँ से इस वाले CO यहाँ से कार्बन चालू करना है, 1 2 3 इधर लेते चलना है। ठीक है, सो इसको कैसे करना है, सो यहाँ से 1 2 3 4 कर दिया हमने। सो पहले क्या लिखेंगे, जो पहले ये वाला है बाजू वाला, ठीक है, O के इस तरफ वाला जो है, इस तरफ जो भी नाम आ जाए सबसे पहले उसको ऐसा सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लिख देंगे। तो CH3 आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। देन उसके बाद यहाँ से 3 आ रहा है, तो 3 पे ब्रोमीन है, सो 3 ब्रोमो, 4 कार्बन है, सो ब्यूटेन O8। ठीक है, O8 यानी कि ईस्टर। ठीक है, अमाइड। अमाइड का हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए अमाइड सफिक्स इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ से नाइट्रोजन नंबरिंग वो नहीं देंगे, नंबरिंग कार्बन से देते हैं। सो यहाँ से 1 2 3 4 नंबरिंग हमने दे दिया। कैसे लिखना हमको, ये जो है ना इसको बाद में करना, सबसे पहले इधर वाला कर लो, यदि इधर में कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो। सो 3 ब्रोमो N। अब देखो यहाँ पे N पे क्या कनेक्टेड है, 3 ब्रोमो इधर वाला हमने कर लिया, जो भी था उसका काम कर लिया। सो 3 ब्रोमो और जो भी आता होता है यहाँ पे 4 नंबर मान लो कुछ भी कनेक्टेड हो, सो वो सब पहले लिख दो। सो 3 ब्रोमो N पे जो भी कनेक्टेड है, N मिथाइल, मिथाइल इथाइल, इथाइल, देन उसके बाद यही ब्यूटेन अमाइड। समझ में आ गया किस तरीके से लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है अमीन। अमीन का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, इसके लिए अमीन ही सफिक्स इस्तेमाल होता है। और जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 ग्रुप है। सो यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, सो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमीन, दूसरे नंबर पे अमीन है, तो इससे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इसमें N और यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपाइल, N साइक्लोप्रोपाइल, एक वाला ग्रुप लिखो, अल्फाबेटिकली लिखना है इसको, N साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इधर वाला 1 2 3 4 5 पेंटाइल, N साइक्लोप्रोपाइल पेंटाइल। और जो कि आपका पेरेंट कार्बन चेन था, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन यानी कि 1 2 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सो N साइक्लोप्रोपाइल, देन उसके बाद ये पेंटाइल, देन फिर इथीन 2 अमीन, दूसरे नंबर पे आपका अमीन लगा हुआ है। समझ में आया किस तरीके से लिखना है, सिंपल है, 1 2 बार क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। ना सल्फोनिक एसिड में हम लोग सल्फोनिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, सो तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, देन ब्यूटेन दूसरे नंबर पे लगा हुआ है तो 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ऐसे करना है इसको। ना इपोक्साइड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसके लिए इपोक्सी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लो एक बार। सो इसके लिए जिस पोजीशन पे, सबसे पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, और जिस पोजीशन पे यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे 2 और 3 पे लगा हुआ है, सो 2 3 इपोक्सी और जो भी पेरेंट कार्बन चेन है पेंटेन। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना है। ना ईथर में R लगता है, इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ईथर का नेमिंग इंपॉर्टेंट होता है। सो ईथर में एल्कोक्सी अल्कीन इस्तेमाल करते हैं। एल्कोक्सी यानी कि ये वाला जो आ रहा होगा बाजू वाला, और PCC पेरेंट कार्बन चेन जो भी रहेगा वहाँ पे ये PCC लिखते हैं। ठीक है, अल्कीन वाला। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे O है, इधर ग्रुप है, इधर ग्रुप है, सो जो बड़ा है वही PCC रहेगा, सिंपल सी बात है, और जो बच गया वो साइड वाला हो जाएगा। सो PCC ये हो जाएगा 1 2। बाजू वाले को सबसे पहले लिखेंगे, बाजू वाले में क्या है, 1 मिथाइल आ रहा है, सो मिथॉक्सी, और PCC वाला में 2 इथेन है, 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेन। सो मिथॉक्सी, ये वह मिथॉक्सी, और इथेन इथेन। समझ में आ गया, सबसे पहले जो बच गया उसको लिखते हैं, जन फिर पेरेंट कार्बन चेन उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें ये वाला पेरेंट कार्बन चेन होगा 1 2 3, और ये जो बचा हुआ है उसको हो जाएगा। सो ये क्या है, साइक्लोपेंटॉक्सी, याद रखना, ऑक्सी लगाना है यहाँ पे, साइक्लोपेंटॉक्सी 1 2 3 यानी कि प्रोप
1 इन, एक पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आइसो, नियो, टर्सरी और सेकेंडरी। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सबसे पहले आप इस ट्रिक वाली वीडियो को देखिए। सो देखो बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड है मेरे पास, सब कुछ आपके सामने लिखूंगा। तो सबसे पहले होता है हमारे पास नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जिसको एन से डिनोट करते हैं, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, इस तरीके से। उसके बाद होता है आइसो, आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, है ना, आइसो पेंटाइल, ऐसा। फिर होता है सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, एंड देन होता है टर्शरी, और होता है नियो। नियो तो सिर्फ हम लोग नियो पेंटाइल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, नियो पेंटाइल के लिए सिर्फ पढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा है, सबसे सिंपल तो यहाँ पे नियो ही है, ठीक है। उसका एक ट्रिक बता दूंगा, कंप्लीट उसका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे आइसो, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस दे के पढ़ना है। देखो नॉर्मल जो है वो तो सिंपल है, स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉर्मल से ही। नॉर्मल क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। सो नॉर्मल ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन हो, सो 4 कार्बन का सिंपल स्ट्रेट चेन बना दो। नॉर्मल पेंटाइल, सो 5 कार्बन होंगे, सो 5 कार्बन का सिंपल स्ट्रेट चेन बना दो। बस जितने कार्बन होंगे उसका स्ट्रेट चेन बना देना है, ये नॉर्मल होता है। काफ़ी सिंपल था ये। चलो अभी देख लेते हैं आइसो का। आइसो बहुत ही सिंपल है, एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल का यदि बात करें तो इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो 2 कार्बन को यहाँ पर लिख दो और एक को ऐसे डंडे खींच दो, क्योंकि ये आगे मेन कार्बन चेन में जुड़ने वाला है। एक्चुअली ये जितने भी होते हैं ये आपके आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब्स्टिट्यूएंट जैसे काम करते हैं। ये किसी ग्रुप में या किसी एलिमेंट में जाके जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो मेन कार्बन चेन होगा तो उसमें ये जुड़ जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे क्लोरीन में भी जुड़ सकता है, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। और या किसी भी ग्रुप में जुड़ सकता है। तो ये जो डंडी है ये किसी भी आगे वाले ग्रुप में जाके जुड़ेगा, तो इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप आएगा। अभी क्या करना है, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन था तो हमने 2 कार्बन बना दिया, बस सेकेंड लास्ट कार्बन में तीसरा कार्बन जोड़ दो, ये बन गया हमारे पास आइसो प्रोपाइल, ठीक है। बात करें यदि आइसो ब्यूटाइल की, आइसो ब्यूटाइल बहुत सिंपल है, 4 कार्बन है, सिंपल सा है, 3 कार्बन बना दो, एक आगे डंडी लगाओ, सेकेंड लास्ट कार्बन पे तीसरा कार्बन जोड़ दो, ठीक है। देखो सेकेंड लास्ट इधर से काउंट करना, इधर से जाना, इधर से, समझे ना। तो सेकेंड लास्ट ये वाला हो जाएगा, यहाँ से हमने एक डंडी जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारे पास आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। अब यदि आइसो पेंटाइल का बात करें तो आइसो पेंटाइल 5 कार्बन है, सो 4 कार्बन यहाँ बना दो, 1 2 3 4, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन जोड़ दो, ये बन गया आइसो पेंटाइल। क्या भाई एकदम इजी हुआ कि नहीं, सबसे इजी है कि नहीं बताओ। आइसो ब्यूटाइल का था, चलो वापस बता देता हूँ, वापस तुमको आइसो ब्यूटाइल और आइसो पेंटाइल को बता देता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो आइसो ब्यूटाइल 4 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन बनाया और सेकेंड लास्ट कार्बन पे जोड़ दिया। आइसो पेंटाइल में 5 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन बनाया और सेकेंड लास्ट पे 5वां जोड़ दिया, बस इसी तरीके से करना है। आइसो का गेम खत्म हुआ। अब आ जाते हैं सेकेंडरी पे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ना है। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें 4 कार्बन है टोटल, 4 कार्बन का अरेंजमेंट करना है। सो एक कार्बन लो सबसे पहले और एक तो ये निकाल दो जहाँ से ये ग्रुप को ऐड होगा, ठीक है, वो पहले से निकाल के रख दो। अब सेकेंडरी है तो यानी कि 2 डिग्री होगा, तो सबसे पहला काम करो कि इसको 2 डिग्री बनाओ, और 2 डिग्री इस तरीके से बनाना कि इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके आगे चाहे कार्बन लगाओ चाहे क्लोरीन लगा दो या मुझे लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं है, इस कार्बन से हमें मतलब है। तो यहाँ पे 2 डिग्री बनाना है इसको। सो देयरफॉर यहाँ से 2 कार्बन तो ऐड करना ही करना है, ठीक है। टोटल कितने कार्बन हुए, टोटल यहाँ पे 3 कार्बन हुए, एक और कार्बन लगाना है तो बस आगे लगा दो, ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल का बात करें तो सेकेंडरी पेंटाइल का क्या ट्रिक है, टोटल 5 कार्बन हो गए, सो एक कार्बन बनाओ, एक डंडी लो, अब इसको सेकेंडरी बनाना है। सो सेकेंडरी बनाना है तो 2 कार्बन इससे जोड़ना है, सो टोटल 3 कार्बन हुए हैं। अगर यहाँ पे 3 कार्बन हुए तो 2 कार्बन और बचे, सो 2 कार्बन इसमें जोड़ दो, सो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, ठीक है। और ये 2 डिग्री है, इसको छोड़ के इसको हटा के यहाँ से ये 2 डिग्री हुए, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा सेकेंडरी, ये जो कंप्लीट आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूएंट, ये हो जाएगा आपके पास सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल हो गया। अब देखो, अब यदि हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल के बारे में बात करें, सो सेकेंडरी
प्रोपाइल 3 कार्बन है, सो यहाँ से एक यहाँ डंडे की चौक 2 ग्रुप लगा दो, 2 डिग्री हो गया। अब ये कहीं आइसो जैसा नहीं लग रहा है? आइसो में भी तो हमने ही देखा था, आइसो में 3 कार्बन था, सो उससे सबसे पहले 2 कार्बन बना दो और सेकेंड लास्ट पे 1 लगा दो, सो ये आइसो हो गया। सो आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल को एक ही चीज़ होता है, ठीक है, याद रखना, आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल एक ही होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। देख लो दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम देखने को मिल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था। आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल एक ही स्ट्रक्चर का 2 अलग अलग नाम होता है। सो आइसो और सेकेंडरी का कंप्लीट क्लियर हो गया। चलो अब देख लेते हैं हम लोग टर्शरी। टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल सिंपल है, जैसे सेकेंडरी किया वैसे टर्शरी करना है। टोटल 4 कार्बन होंगे, सो 1 कार्बन से यहाँ ग्रुप लगाओ। अब इसको 3 डिग्री बनाना है, सो 1 2 और 3 डिग्री हो गया। टोटल कितने कार्बन आए? 1 2 3 4, यही हो गया हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल। अब यदि टर्शरी पेंटाइल के बारे में बात करें तो टर्शरी पेंटाइल भी सिमिलरली इसी तरीके से करना है। 1 कार्बन लो, अब इसको 3 डिग्री बनाना है, सो 1 2 3, टोटल कितने कार्बन आए? 4 आए। एक बचा कार्बन, 5 कार्बन होता है पेंटाइल में, सो यहाँ से 1 बचा हुआ कार्बन लगा दो, तो टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। ये गया हमारे पास टर्शरी पेंटाइल। क्या कभी टर्शरी प्रोपाइल हो सकता है? बिल्कुल नहीं, टर्शरी प्रोपाइल नहीं हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। क्योंकि टर्शरी होने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, और प्रोपाइल में तो 3 कार्बन ही होता है, ठीक है। तो टर्शरी का गेम खत्म हो गया। नॉर्मल हमने देख लिया, आइसो देख लिया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। कुछ भी डिफिकल्ट लगा? सब कुछ आसान था कि नहीं था? आइसो में बस जितने कार्बन होते हैं, जैसे 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो 3 कार्बन लिखो, एक आगे डंडी की और सेकेंड लास्ट से 1 कार्बन लगा दो, बस सिंपल सी बात है। 5 कार्बन है आइसो में, सो 4 कार्बन लिखो, सेकेंड लास्ट से 1 और कार्बन लगा दो, काम खत्म। इतना ही सिंपल है। अब क्या बच गया? अब बच गया नियो। नियो तो बहुत ईजी है यार, सबसे ईजी यहाँ पे नियो ही है। नियो में कुछ नहीं करना है, नियो में बस 1 कार्बन है, आगे एक ग्रुप लगेगा और यहाँ पे इस तरीके से प्लस कर दो, खत्म। ये हो गया हमारे पास नियो पेंटाइल। और नियो में सिर्फ एक ही पढ़ना है, नियो पेंटाइल, और नियो का कुछ नहीं होता है। बस 1 कार्बन लो, या तो वही ग्रुप लगेगा आगे और बस इस पर एक प्लस कर दो, सो सी 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 सी, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए, सिंपल सी बात है। इस तरीके से नियो का भी गेम हो जाता है। एक भी चीज़ यदि बता दो आपको डिफिकल्ट लगा हुआ है यहाँ पे, नियो का वापस बता देता हूँ। सी से जो भी ग्रुप लगेगा वो कर दो और बाकी इस पर प्लस लगा दो, सी 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 सी, ये हो गया हमारे पास नियो। सो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया? हमने यहाँ पे नॉर्मल में देख लिया नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल पेंटाइल। क्या तीनों हमने देख लिया? बिल्कुल तीनों देख लिया, सिंपल सा स्ट्रेट चेन बना देना है। आइसो में हमने क्या देखा? आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल। क्या तीनों में कोई दिक्कत था? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं था। जितना कार्बन है उससे 1 कार्बन करके चेन बना दो, सेकेंड लास्ट पे एक जो लास्ट बचा वाला कार्बन था उसको लगा दो, बस। सेकेंडरी में हमने क्या देखा? सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल तो सेम ही होता है। उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल, देन सेकेंडरी पेंटाइल, ये चीज़ें हमने देखी। टर्सरी में हमने क्या देखा? ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल हमने देखा, बस 2 डिग्री कार्बन बनाना है वहाँ पे। टर्सरी में हमने देखा टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी प्रोपाइल हो सकता है क्या? जी नहीं, टर्सरी प्रोपाइल कभी नहीं हो सकता है। टर्सरी ब्यूटाइल देखा, देन टर्सरी पेंटाइल देखा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं था, बस 3 डिग्री कार्बन बनाना है वहाँ पे। और उसके बाद हमने नियो में क्या देखा? हमने देखा यहाँ से नियो पेंटाइल, ठीक है, नियो पेंटाइल देखा हमने। सो सारी चीज़ें क्या कंप्लीट हो गई? सो हमने क्या क्या देख लिया? एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, ठीक है, आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी पेंटाइल एंड नियो पेंटाइल। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है, इन आइसो सेकेंडरी टर्सरी वाले स्ट्रक्चर में। इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो यही चीज़ें हैं इसमें, आपने समझ लिया होगा। और मैं आपको वापस से बता देता हूँ, देखो जैसे कि CH3 तो मिथाइल, ऑब्वियसली C2H5 इथाइल ग्रुप होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे प्रोपाइल में क्या आता है, प्रोपाइल को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये एक तो N वाला जो आपने समझ लिया नॉर्मल प्रोपाइल, सीधा चेन चलता है। आइसो प्रोपाइल है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो ये N ब्यूटाइल है, N ब्यूटाइल सीधा जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल को हम यहाँ पे जो कार्बन कनेक्टेड है वहाँ से लेते हैं, फिर आइसो ब्यूटाइल सेकेंड लास्ट कार्बन से लेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, फिर N पेंटाइल सीधा चेन चल जाएगा। उसी तरीके से सेकेंडरी पेंटाइल है,
आइसोपेंटाइल है और टर्शरी पेंटाइल है, और ये न्यू पेंटाइल है, बस ऐसा प्लस करके लिख देना है इसको, ठीक है ना। समझ गए ना, ये न्यू पेंटाइल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, और इस कार्बन से यहाँ पे जो भी चेन अटैच होगा ये चीज अटैच हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गई ये चीजें। नाउ नेक्स्ट है आईयूपीएसी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। सम कंपाउंड कंसिडर्ड एज पीसीसी बाय आईयूपीएसी, जैसे कि यहाँ पे देखो बेंजीन, बेंजीन को हम लोग एज अ पीसीसी ले लेते हैं, अब उसके ऊपर जो भी रखते जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका नाम करते रहेंगे। जैसे देखो ये बेंजीन है, बेंजीन पे CH3 डाल देंगे तो टोल्यूइन हो जाएगा, OH डाल देंगे तो फिनॉल हो जाएगा, NH2 डाल देंगे तो ये एनिलीन हो जाएगा, OCH3 डाल देंगे, ठीक है, तो ये एनिसोल हो जाएगा, ठीक है। CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप डाल देंगे तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, एसिड ग्रुप डाल देंगे तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। COR यानी कि ईस्टर ग्रुप डाल देंगे तो ये अल्काइल बेंजोएट हो जाएगा, और ये अल्काइल इस R के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये अमाइड ग्रुप डाल दिया हमने, C डबल बॉन्ड O NH2, है ना, तो ये हो जाएगा बेंजामाइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस तरीके का C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, सो ये बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा, है ना। और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि साइनाइड वाला ग्रुप डाल दिया तो इसको हम लोग बोल देते हैं बेंजोनाइट्राइड, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं दिख रही होगी, और ये टोटल आपके अराउंड 90 है, ठीक है। और ये हर एक चीज आपको पता होना चाहिए विद स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे CH3 इसको सिंपल सा मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल, है ना। यदि अल्कोहल लगाओ तो इथाइल अल्कोहल, ये सब तो मैंने आपको बताया दिया। जैसे 3 डिग्री अल्कोहल है, उसको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, ये सब चीज मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ पे SH है तो थायो अल्कोहल हो जाएगा। ये देखो आइसोपेंटाइल अल्कोहल, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और सेकंड लास्ट से एक कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। फिर ये न्यू पेंटाइल अमीन, देखो उसी तरीके से प्लस बना हुआ है यहाँ पे, ये फिर NH2 से जुड़ा हुआ है अमीन से, ठीक है ना। उसके बाद विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, विनाइल अल्कोहल, ये आपको पता ही होगा, जब डबल बॉन्ड से अगर ग्रुप अटैच हो, ठीक है, ये ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, तो विनाइल क्लोराइड है। फिर ये विनाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब अलाइल अल्कोहल, अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड वो sp3 होना चाहिए, सो ये अलाइल अल्कोहल हो गया। और उसी तरीके से हो जाएगा आपका, देखो ये प्रोप अर्गाइल अल्कोहल, ठीक है, ये अर्गाइल वाला है। ये अराइल क्लोराइड है, ये इसको हेलो अरीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये अराइल अल्कोहल, इसको फिनॉल बोलते हैं। ये अराइल अमीन, जिसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली बेंजाइल अल्कोहल अलग है, ठीक है। अगर डायरेक्ट OH कनेक्टेड है तो उसको फिनॉल बोलेंगे या अराइल अल्कोहल बोलेंगे, और अगर अल्कोहल सबसे पहले CH2 से कनेक्टेड है उसके बाद वो बेंजीन वाले ग्रुप से कनेक्टेड है तब उसको बेंजोइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। ये NO2 कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली इसको नाइट्रोबेंजीन बोल देंगे। ये तो सिंपल सा लीनियर चेन है तो नॉर्मल पेंटीन हो जाएगा। ये आइसोपेंटीन है, नियोपेंटीन है। ये देखो ये क्या है, ये है आपका इथाइन। इथाइन को ही हम लोग एसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इथाइन को ही एसिटाइलिन बोलते हैं, और इथेन को इथाइलिन, ठीक है, इथेन को इथाइलिन बोलते हैं। और ये देखो C2H4, क्या है ये, इथीन है ना, इसी को हम लोग इथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, इथाइलिन। और ये क्या है, ये है आपका C2H2 यानी कि अल्काइन। अल्काइन कौन सा, इथाइन। इथाइन को हम लोग एसिटाइलिन भी बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। और ये अल्फा है ना, कौन सा, देखो अल्फा पोजीशन पे है ना, तो अल्फा ब्यूटाइन हो जाएगा ये, ठीक है, ब्यूटाइलिन, सॉरी अल्फा ब्यूटाइलिन हो जाएगा ये। 1 2 3 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन तो ब्यूटाइन, और एक पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड है तो इसलिए इन आ गया। ये क्या, देखो ये ईथर है, और 2 यहाँ पे मिठाई है तो डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा, और ये इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो नाइट्रोजन पे कनेक्टेड है, ये नाइट्रोजन पे क्या है, इथाइल है, और ये आइसोप्रोपाइल अमीन हो जाएगा, ठीक है। ये एनिसोल है, ऑक्सीजन पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, ये एनिसोल हो जाएगा। फिर ये देखो ये एसीटोन है, ठीक है ना, सिंपल सा इस तरीके से जो बनता है ये एसीटोन हो जाएगा, कीटोन ग्रुप का है ये वाला आपका एसीटोफिनोन है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये सब मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा, ये स्ट्रक्चर आपको बेसिकली याद करने पड़ेगी। ये बेंजोफिनोन है, ठीक है, दोनों तरफ इसमें फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के। ये तो सिंपल सा इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, ऐसा नहीं, ई नहीं, इस तरीके का OH OH, ऐसा ही स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं हम लोग विसिनल डायोल या इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं इसको। और यदि इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, OH OH OH, 3 OH लगाओ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल भी बोल सकते हैं, या इसको ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला होता है ग्लाइकोल, और ये वाला होता है ग्लिसरॉल, ठीक, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। और ये देखो इस कार्बन पे 2 OH लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे 2 OH लगते हैं, इसको हम लोग जेम बोलते हैं, ठीक है। यदि एक पे ही 2 जम गया तो उसको जेम बोलते हैं। तो ओ लगा हुआ था, इसको बोलेंगे जेम डायोल, ये इसको इथाइलिडीन अल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड ही है, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। और ये तो अमाइड ही है, एसिटा अमाइड। ये देखो क्लोरीन लगा तो एसिटल क्लोराइड हो गया ये एसीटो नाइट्राइल हो गया, ठीक है। और ये एसीटो आइसोनाइट्राइल, देखो यहाँ पे कार्बन से कनेक्टेड था, यहाँ पे नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे आइसोनाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है, ये आपका एक्राइलिक एसिड हो गया, ठीक है। एक्राइलिक एसिड का ये डायग्राम होता है, इसका अच्छे तरीके से मतलब स्ट्रक्चर होता है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। और ये एसिटिक एनाइड्राइड है, ये कई जगह आपसे बनाने में पूछा भी जाता है। जैसे यहाँ से हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं तो इसमें माइनस S पे प्लस हो जाता है, तो फिर हम लोग उसका अटैक करवाते हैं, ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है,
और देखो ये ऑक्जेलिक एसिड ये वाला, ये तो मैंने आपको आईयूपीएससी में बताया भी था ना, आईयूपीएससी में ओम्स गैप करके आपको बताया था। ठीक है, इधर COH एसिड ग्रुप लगा दो, इधर एसिड ग्रुप लगा दो, और इसके बीच में जितने भी कार्बन वाले आ जाएंगे वो इससे डिसाइड होगा। ठीक है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड में बीच में एक कार्बन भी नहीं आएगा, एक कार्बन भी नहीं है। मेलिक एसिड में बीच में एक कार्बन आएगा, देखो एक कार्बन है। उसके बाद सक्सेनिक एसिड के बीच में दो कार्बन आना चाहिए, देखो इसके और इसके बीच में देखो एक और दो कार्बन है। उसी तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो लैक्टिक एसिड को इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एसिड ग्रुप लगा दो, फिर CH, एक तरफ CH3, एक तरफ OH लगा दो, ये हो गया लैक्टिक एसिड। मेलिक एसिड कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड पे, इधर COOH, इधर COH लगा दो। और फ्यूमेरिक एसिड, देखो मेलिक एसिड क्या है, ये सिस फॉर्म का है। ठीक है, और फ्यूमेरिक एसिड क्या है, ये ट्रांसफॉर्म का है। ठीक है, इस चीज को याद रखना बस। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में एक तरफ CH3 है, याद रखना, और दूसरी तरफ OH है। ठीक है, उसके बाद है टार्टरिक एसिड में सिंपल है, दो इस तरीके से बना दो, ऊपर एसिड, इधर OH लगा दो, बस ऐसा बन जाएगा टार्टरिक एसिड। अब देखो सिट्रिक एसिड में कुछ नहीं करना है, बस सिट्रिक एसिड में इस तरीके से COOH करो, COOH करो, COOH करो। ठीक है, और यहाँ पे एक OH लगा दो इस पोजीशन पे, बीच वाले कार्बन पे, बन गया आपका सिट्रिक एसिड। और ये तो टोल्यूइन को तो बच्चा बच्चा जानता है, फिनॉल को भी बच्चा बच्चा जानता है, फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एनिलीन को भी बच्चा बच्चा जानता है। अब देखो जाइलिन आ जाता है। जाइलिन में क्या है, जाइलिन में टोल्यूइन के हम लोग रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पेरा पे CH3 ग्रुप लगाते हैं। अब देखो टोल्यूइन के ऑर्थो पे CH3 ग्रुप लगाओगे तो ये हो जाएगा ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, टोल्यूइन के मेटा पे CH3 ग्रुप लगाओगे तो ये हो जाएगा मेटाजाइलिन। टोल्यूइन के पैरा पे CH3 ग्रुप लगाओगे तो ये हो जाएगा पैराजाइलिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेंजीन के तीनों पोजीशन पे यदि तुम लोग लगा दोगे ग्रुप CH3 तो ये हो जाएगा मेसिटाइलिन। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसे याद रखना। अब है क्रिसोल। क्रिसोल में हम लोग फिनोल के ऑर्थो मेटा पेरा पे CH3 लगाते हैं। ठीक है, फिनोल के ऑर्थो पे CH3 लगाओगे तो ये हो जाएगा ऑर्थोक्रिसोल। फिनोल के मेटा पे CH3 लगाओगे तो हो जाएगा मेटाक्रिसोल। देखो ऑल आ रहा है ना, तो समझ जाना कि फिनोल वाला ग्रुप है। ठीक है, इन आएगा तो समझ जाना कि टोल्यूइन वाला ग्रुप है। ठीक है, सो और इसी के पैरा पे लगा देंगे तो हो जाएगा पैराक्रिसोल। अब उसके बाद देखो फिनोल के ऑर्थोमेटा पैरा पे OH भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग CQR करके याद कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी CRQ करके याद कर सकते हैं, याद रखना इसको, CRQ करके याद रख सकते हैं, यानी कि कैथेकॉल, रिजोर्किनॉल एंड क्विनॉल। ठीक है, कैथेकॉल, रिजोर्किनॉल एंड क्विनॉल। ठीक है, CRQ। ठीक है, अब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगाओगे तो ये हो जाएगा कैथेकॉल, फिनॉल के मेटा पोजीशन पे लगाओगे तो ये हो जाएगा रिजोर्किनॉल, एंड फिनॉल के पैरा पे लगाओगे तो ये जाएगा क्विनॉल। ठीक है, इस तरीके से CRQ करके याद रख लेना, यानी कि ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसे याद रखना। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, हमने जाइलिन देखा, क्रिसॉल देखा, और ये CRQ देखा। नाउ नेक्स्ट है एनिलीन के प्रेजेंस में। अब एनिलीन के प्रेजेंस में यदि हम लोग ऑर्थो ग्रुप पे लगाते हैं तो वो हो जाएगा टोल्यूडिन। ठीक है, मेटा पे लगाएंगे तो मेटाटोल्यूडिन, पैरा पे लगाएंगे तो पैराटोल्यूडिन। ठीक है, इसे याद रखना। अब देखो ये है एनिसोल, तो देखो बेंजीन पे OCH3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा एनिसोल, और बेंजीन पे OCH2CH3, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाए थे तो ये हो जाएगा एनिसोल। ठीक है, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगाएंगे तो ये जाएगा फेनिटोल। ठीक है, फेनिटोल। ठीक है, एनिसोल फेनिटोल, याद रखना इसे। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे एसिड है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम लोग COOH लगाएंगे तो ये हो जाएगा थैलिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा थैलिक एसिड। मेटा पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास आइसोथैलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पे लगाएंगे थैलिक एसिड, मेटा पे लगाएंगे तो आइसोथैलिक एसिड। ठीक है, और पैरा पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा टरथैलिक एसिड। ठीक है, टरथैलिक एसिड, इस तरीके से इसको याद रखना। और देखो फिनॉल के यदि ऑर्थो और पैरा पे यदि हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, ये फिनॉल है, दोनों ऑर्थो पे NO2 लगा दिया और पैरा पे NO2 लगा दिया, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, और यदि बेंजीन के यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे COH लगा हुआ है और यहाँ पे OC, ठीक है, डबल बॉन्ड OCH3 इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, ईस्टर वाला ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इसके COH लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग एस्पिरिन। ये एंटी पैरासिटिक और एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, एंटी पैरासिटिक और एनाल्जेसिक। अब देखो फिनॉल के यहाँ पे हम लोग ऑर्थो पे यदि COH यानी एसिड ग्रुप लगाएंगे तो ये हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, पैरा पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा पैरासैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड भी आ गया। अब देखो यहाँ से, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर चालू होते हैं। वैसे ये देखो पायरिडिन का स्ट्रक्चर है, ये पूछा भी गया था PYQ में। तो पायरिडिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से बेंजीन जैसा बना दो, यहाँ पे N करो, फिर इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग कर दो। ठीक है, उसके बाद ये पाइरिडिन, इसमें अंदर में कोई बॉन्डिंग नहीं होता, बस यहाँ पे NH लगा देना है। ठीक है, उसके बाद पायरोल। पायरोल में क्या है, पायरोल में जैसे ये 6 यहाँ पे ग्रुप था ना, 1 2 3 4 5 6 एटम का ग्रुप था, यहाँ पे हेट्रो एटम है, लेकिन इसमें कितना है 1 2 3 4 5 ही का ग्रुप है, और यहाँ पे N पे H लगा देना। ठीक है, इसे आप लोग ट्राई करके देखना यार, मैं आपको कितना ही बता दूंगा। ये फिर इपोक्साइड का होता है इस तरीके से। ठीक है ना, ये THF, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यानी कि टेट्राहाइड्रो 1 2 3 4 4, याद रखना इसमें 4 कार्बन होंगे और एक यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है,
ना उसके बाद है फ्यूरान। फ्यूरान में भी उसी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जैसा ही है, बस यहाँ पे बॉन्डिंग कर देना है यहाँ पे। उसके बाद है पायरान। पायरान में 1 2 3 4 5 कार्बन आ जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगा। उसके बाद आता है थायोफीन। थायोफीन भी फ्यूरान जैसा ही है, बस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे एस आ जाएगा। उसके बाद आता है ट्रोपोन। ट्रोपोन में 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन आते हैं और इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ट्रोपोन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्यूमीन। क्यूमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन बस बेंजीन पे वो आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप लगा दो, ठीक है। बेंजीन पे ये आइसोप्रोपाइल वाला यहाँ पे ग्रुप लगा दो, ये क्यूमीन है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। उसके आता है नेप्थिलीन। 2 बेंजीन को आपस में अटैच कर दो, बन गया नेप्थिलीन। 3 बेंजीन को अटैच कर दो तो बन जाएगा एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन। उसके बाद 3 बेंजीन को अटैच करोगे लेकिन कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक को सीधे सीधे कर दिया, एक को ऊपर में कर दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास फेनेंथ्रीन, ठीक है। और देखो उसका ये स्ट्रक्चर है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और N पे CH3 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग मिस बोलते हैं, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आपके पास टीयर गैस, यानी कि CCl3 के साथ NO2, टीयर गैस, यानी कि इसको क्लोरोपिक्रीन के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोपिक्रीन या टीयर गैस, ठीक है, CCl3 NO2। उसके बाद आता है यहाँ पे क्लोरोपेंटाडाइइनाइल अनायन, ठीक है, क्लोरोपेंटाडाइइनाइल अनायन। आपने ये अनायन बहुत जगह देखा भी होगा एरोमेटिक कंपाउंड में, तो ये चीज़ है। और ये ऑब्वियसली एरोमेटिक है क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सो ये जो है ये एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया भी था, ये है ट्रोपिलियम कैटायन, ठीक है, ट्रोपिलियम कैटायन। इसको हम लोग साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन भी बोलते हैं, ठीक है, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन। ट्रोपिलियम कैटायन बोल दो, ये साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन। ये साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन था, ये है साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन, ठीक है। ये पेंटा क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन थे, ठीक है। और डाइइनाइल क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे, ठीक है। और एनायन यानी कि यहाँ पे एक चार्ज होगा, माइनस चार्ज। इसमें साइक्लोहेप्टा, हेप्टा यानी कि 7 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसमें ट्राइइनाइल यानी कि 3 डबल बॉन्ड होंगे और कैटायन यानी कि प्लस होगा, ठीक है। नाम से ही समझ में आता है। और ये बहुत ही ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। ये सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाके इसका डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लाइक कर देना वीडियो को।